गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग सपोला आदमी, जल्दी से एक बारी बताएंगे बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो शुरू करेंगे। फिर बेटा फुल जोश और फुल एनर्जी के साथ में जल्दी बताइए। आई एम अ न्यू स्टूडेंट, इट इज माई फर्स्ट क्लास. I request that new student and all the new students to attend lecture 1 to lecture 7 and then बेटा come back to lecture 8 क्योंकि सारी चीजें रिलेटेड है बेटा, है ना? गुड इवनिंग, बहुत शानदार। आज है लेक्चर नंबर 8 और हम मोस्ट प्रोबेबली टिश्यू वाले पार्ट को आज फिनिश कर देंगे और फिर अगली क्लास में हमें क्या शुरू करना है? फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग बन के दिखा रही थी मैं। ठीक है, फ्रॉग शुरू करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक होने वाला है बेटा मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू तो बहुत छोटा सा है, 10वीं या 9वीं में जो आपने पढ़ा है ना उसके बारे में थोड़ा सा हम रिवाइज ही करेंगे। न्यूरॉन्स और ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर, बहुत शानदार। लेकिन बेटा नोटबुक सारे बच्चे एक बारी बंद करेंगे फटाफट से। सारे बच्चे, यार मनीष गर्म पानी, नोटबुक सारे बच्चे बंद करो। नो चीटिंग, नो चीटिंग, नो चीटिंग। जल्दी से शुरू करेंगे बेटा समाप्ति एक्सप्रेस क्विक रिवीजन ऑफ बेटा लास्ट क्लास। ठीक है, हाँ मैं थोड़ा कंगारू जैसे उछली ना, फ्रॉग जैसे उछलने के लिए बेटा मुझे फ्रॉग जैसा बैठना भी तो पड़ेगा ना, तब तो उछल के दिखाऊंगी ना। अभी फ्रॉग जैसे बैठ थोड़ी सकती हो, तो कंगारू जैसा थोड़ा कंगारू टाइप का हो गया। फ्रॉग वॉज मॉडिफाइड कंगारू। ठीक है, हाँ कुछ बोल रहे हैं रैबिट जैसे, बहुत शानदार बेटा। मैम तुम्हारे लिए कुछ भी बन सकती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। चलिए जी एक बारी रिवीजन करते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा बोन्स के बारे में। एक बारी बेटा जल्दी जल्दी रिवाइज करो, देखो तो तुम लोग को याद आ रहा है कि नहीं। बोन्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं? पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम के पास पास क्या था? कार्टिलेज के एग्जांपल्स भी पढ़े थे, मैं उसको लास्ट में रिवाइज कराती हूं। इसके बाद ये था पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम होता है कवरिंग ऑफ बोन्स। पेरिओस्टियम इज कवरिंग ऑफ बोन्स एंड बेटा इसके पास पास इमेच्योर बोन सेल्स थे, इन्हें बोला जाता है ऑस्टियोब्लास्ट। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स होती है मैम, ये मैट्रिक्स बोन के केस में रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इसे बोला जाता है लैमेले। और मैम इसी लैमेले के अंदर होते हैं फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस, जिन्हें बोला जाता है लैक्यूने। लैक्यूने के अंदर होते हैं ऑस्टियोसाइट्स विच आर द मैच्योर बोन सेल। एक लैक्यूने तो एक ऑस्टियोसाइट होगा, एक लैक्यूने तो एक ऑस्टियोसाइट होगा, हाँ या ना? एक लैक्यूने तो एक ऑस्टियोसाइट होगा। आगे बात करते हैं यहाँ बेटा अगर फाइबर्स की, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या दिखते हैं? कोलाजन फाइबर्स। सिर्फ और सिर्फ क्या दिखते हैं? कोलाजन फाइबर्स। मैम अगर मैं बोन्स के कॉम्पोजिशन की बात करूं तो बोन्स में होता है, हाँ सेंटर पे एक था हेवर्शियन कैनाल जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स आपको दिख रहे थे। मैं बोन्स की बात करूं तो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है 10 से 30% और इनऑर्गेनिक कंटेंट होता है मैम 90%, ऑलमोस्ट 70 से 90%। और ये इनऑर्गेनिक कंटेंट ही बोन्स का वो होता है जो बोन्स को क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सबसे अबंडेंट होता है कैल्शियम फॉस्फेट। और फिर हमने बात करी थी जो आपका ऑर्गेनिक पार्ट था वो बोन्स में प्रोटीन पार्ट होता है। बोन्स आर द साइट फॉर हीमोपोइसिस और हिमाटोपोइसिस। पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, हीमो का मतलब होता है ब्लड सेल फॉर्मेशन, लेकिन सारे बोन्स में नहीं। जैसे कुछ लॉन्ग बोन्स होते हैं बेटा, वहां तो बहुत अच्छी खासी एडल्ट्स में आपको बोन्स के अंदर बेटा स्पेस दिखता है और उसके अंदर भरा हुआ होता है बोन मैरो। बोन मैरो जो एंड्स पर होता है बोन के, वो होता है बेटा रेड बोन मैरो। और यही रेड बोन मैरो में बेटा ब्लड सेल्स बनते हैं, हीमोपोइसिस या हिमाटोपोइसिस होती है। यहाँ सेंटर में तो येलो बोन मैरो होता है। ये अभी मैंने आपको फंक्शन नहीं बताई क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। तो रेड बोन मैरो में हो रहा है हीमोपोइसिस, हिमाटोपोइसिस। और बोन्स का जो मैट्रिक्स था वो सॉलिड था, हार्ड था, नॉन प्लाइबल था। पूरी कहानी आप पढ़ लो और फिर आपको यही वाली लाइन याद ना रहे तो पूरी कहानी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है बेटा। बोन का मैट्रिक्स सॉलिड, हार्ड, नॉन प्लाइबल, टूट जाएगा ज्यादा कंप्रेस करोगे तो।
बोन्स में अगर आप देखोगे मेन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बना रहा है, बॉडी का सपोर्ट दे रहा है, आपके इंटरनल विसरल ऑर्गन्स को बेटा प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। भाई चीजें आपके रिब केज के अंदर वेल प्रोटेक्टेड है। आपके बेटा ब्रेन ना होते हुए भी आपके क्रेनियम ने, आपके स्कल ने कुछ तो प्रोटेक्ट किया हुआ है अंदर, किसी का भूसा, किसी का गोबर, ठीक है। तो एनीवे बेटा, तो आपकी बोन इस तरीके की प्रोटेक्शन देती है। और बेटा हड्डियों के तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, जहां देखो तो बेटा बहुत सारी हड्डियां हैं आपकी बॉडी में, काफी सारे एग्जांपल्स आपने पढ़े। और अब फिर आपने कार्टिलेज के कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे टिप ऑफ द नोज, जैसे एक्सटर्नल ईयर जॉइंट्स, जैसे रिब्स और स्टर्नम के बीच में कार्टिलेज था, जैसे आपके बेटा हिप जॉइंट में मैंने दिखाया था प्यूबिक सिम्फाइसिस, जैसे आपकी जो बेटा वर्टिब्रल कॉलम है काफी फ्लेक्सिबल है। तो वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है ना, आपकी दो वर्टिब्रीज के बीच में भी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, और वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क कैसी होती है बेटा, कार्टिलेजिनस होती है। अरे मैम मुझे हर्ट हो रहा है, मैम मुझे हर्ट हो रहा है मैम, बड़ी चलिए डन 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 मेरे प्यारे सपोलो। फिर आपने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, भैया इसके बाद एक ग्रीन टी दे जाएंगे क्या? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था बेटा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू वैसे तो डिटेल में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ेंगे, बट आपने पढ़ा मेन आपने दो चीजें पढ़ी, एक तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स नहीं होते, एक होता है बेटा क्या, एक होता है आपका ब्लड, एक होता है लिम्फ। लिम्फ बेटा ब्लड से ही बना होता है, मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड आपका क्या है, ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट्स मैंने लिखवाया था, उसका लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा को मैट्रिक्स बोलते हैं एक्चुअल में, और उस लिक्विड वाले पार्ट में बहुत सारे सेल्स स्विम कर रहे होते हैं, जो होते हैं आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इनमें आते हैं आपके ब्लड सेल्स और इनमें आते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स ट्रू सेल्स नहीं होते हैं बेटा, वो आगे चैप्टर में आप पढ़ोगे, है ना। ब्लड सेल्स में आते हैं रेड ब्लड सेल्स, एराइथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स। काम होता है बहुत सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, एक होमवर्क, ग्रीन टी बेटा ना पता है मजबूरी में पीना पड़ता है। मैं कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैम आप गर्म पानी क्यों पीते रहते हो, मैम आप ग्रीन टी, क्योंकि बेटा मेरी जो आवाज है ना वो इतनी मधुर इसीलिए निकल पाती है, मधुर निकलती है मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट तुमको क्लास में सोने तो नहीं देती है, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो वो गले को आराम देने के लिए, क्योंकि इतनी क्लासेस हो जाती है कि आपको गर्म पानी से गले को रेस्ट देना पड़ता है, तो मैं गर्म पानी पीती हूँ। मैं आपको पता है एक्सट्रीम गर्मी में भी ना नॉर्मल पानी पीती हूँ, गर्म पानी घर में मैं बोल रही हूँ, मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती, मुझसे पिया ही नहीं जाता है, मेरा गला बिल्कुल बैंड बजी रहती है, ठंडी चीजें तो मैं पीती नहीं हूँ। और ग्रीन टी भी पीने का बेटा आई डोंट, ऐसा नहीं है मैम ग्रीन टी पीती, भैया चाय के नाम पे बेटा धब्बा है ग्रीन टी, पहली बात ये सुन लो, ठीक है। लेकिन वो भी ग्रीन टी बेटा इसीलिए पी लेती हूँ, एक तो क्या बोलते हैं कुछ गर्म के साथ में कुछ हो जाता है पीने के लिए, पी के आदत हो गई है। दैट इज नॉट चाय बेटा, चाय के नाम पे धब्बा है। चाय वही है बेटा जो हमारी लोकल बनती है ना, मस्त वही वाली चाय है। ये वाली चाय पार्टी की मैं बातें नहीं करती हूँ बेटा, जो चाय पार्टी हम करेंगे ना सिलेक्शन में, वो वाली चाय पार्टी होगी, टपरी वाली, कुल्हड़ वाली, ठीक है ना, वो करेंगे हम। तो ये ना समझना कि अरे रोज ग्रीन टी, व्हाट ग्रीन टी, ग्रीन टी नॉनसेंस। चलो आओ शुरू करें बेटा आज का टॉपिक। यस एवरीबॉडी, जल्दी से बताएंगे क्या आप लोग तैयार हैं? बहुत ही सुंदर प्यारे प्यारे जग से न्यारे टॉपिक के लिए बेटा जो होने वाला है आज मस्कुलर टिश्यू। मैंने आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी और मैंने आप लोगों को कहा था कि बेटा इनका मतलब थोड़ा सा ढूंढ के आना। मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग भी आप लोग के लिए छोड़ी थी, पता नहीं तुम लोग बेटा पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो, बट आज बेटा उसका 1 बाय 1 मतलब डिस्कस करेंगे। जो हमने मसल्स की प्रॉपर्टी लिखी थी, सुपर अमेजिंग टॉपिक है। ऑफ कोर्स ये दोनों टिश्यू जो हम बैक टू बैक पढ़ने वाले हैं, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू, ये पूरे चैप्टर्स हैं आपके एनसीईआरटी में, लास्ट में लोकोमोशन और न्यूरल, तो वहां इनकी डिटेल चर्चा करेंगे, बट यहाँ पे जितनी जरूरत है उतनी चर्चा तो हमें बेटा करनी ही पड़ेगी। तो हमने कुछ कुछ प्रॉपर्टी लिखी थी बेटा, ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं, डेफिनेशंस तुम उनके सामने सामने लिख लेना। मैंने फिलहाल तुम्हें बेटा मस्कुलर टिश्यू के बारे में जो प्रॉपर्टीज लिखवाई थी उसमें मैं पहले बता देती हूँ मैंने क्या क्या लिखवाया होगा। कि मसल्स आर एक्साइटेबल, मैंने कहा था एक एक लाइन का स्पेस छोड़ देना। मैंने कहा था मसल्स आर बेटा एक्सटेंसिबल, मैंने लिखवाया था मसल्स आर इलास्टिक, या मसल्स में प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी की, और मैंने लिखा था मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल। क्या आपने बेटा मसल्स की यही प्रॉपर्टी लिखी है? तो 1 बाय 1 डिस्कस करें मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो, 1 बाय 1 डिस्कस करें। यस
पढ़े हैं स्पेलिंग, तुम तो भैया एकदम जैसे कहा बहुत बोल नहीं पाई, मैं बोलना चाह रही थी तुम्हें, ठीक है। क्या लिखा था मैंने पहले? एक्साइटेबल। तुम्हारी ऐसी ऐसी जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी ना, पछताओगे, ठीक है। बोर्ड्स में भरना होता है ना, डब्बे में स्पेलिंग भरनी होती है ना, फिर देखना। चलो सुनो मेरी बात। What is the meaning of excitability? मजेदार है बेटा, और आगे जब मैं आपसे यही सेम शब्दों के मतलब पूछूंगी तो आपको बताना पड़ेगा। मेरे को एक चीज चाहिए बेटा आप लोगों से, स्पेशली मैं जेन्युइन बच्चे और पढ़ने वाले बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि स्पैमिंग आपके क्लासेस में कुछ दिनों से बहुत ज्यादा हो रही है। तो जो स्पैमिंग करते हैं वो स्पैमिंग करे, लेकिन बेटा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे जो है वो मुझे स्पेशली मैं चाहती हूं कि जब मैं क्वेश्चंस कुछ पूछूं, अगर आपके लिए पॉसिबल है, अगर आप टाइप नहीं करते हो तो मत करना बेटा, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे बेटा मैं चाहूंगी कि उनका रिस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए whenever you want to type. If you don't want to type, it's okay बेटा, तब तो आप मन लगा के पीछे बैठ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली है ना, आप समझ रहे हो, आपका रिस्पॉन्स आता तो समझ में आता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। एक्साइटेबिलिटी का क्या मतलब है? आम शब्दों में अगर मैं कहूं एक्साइटेबिलिटी का क्या मतलब है, भाई तुम मसल्स को कहते हो, यूज कर रहे हो, तुम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो या व्हाटएवर तुम ये करते हो, है ना। करती कैसे है मसल्स, कॉन्ट्रैक्ट करती कैसे? एक्साइटेबिलिटी का क्या मतलब है, ये बहुत इजी भाषा में या मतलब बोलते हैं ना अपने आसपास के एग्जाम्पल से आप कैसे समझ सकते हो। समझो दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे आंसर्स बच्चे दे रहे हैं, जो बिल्कुल सही बच्चे आंसर्स दे रहे हैं। दो बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चे को जितना भी डांटो, भैया बोलते नहीं है, मम्मी पापा नहीं बोलते, इसकी चमड़ी मोटी हो चुकी है, कि चमड़ी मोटी हो चुकी है, इसमें कोई असर नहीं पड़ता है। और एक होता है बेटा छुई मुई टाइप का बच्चा, उसको बेटा चू भी कर दो ना तो रोने लग जाता है ना। मतलब कि अगर एक्चुअल में कोई भी स्टिमुलस अगर तुम दो, स्टिमुलस, और इंसानों की भाषा में स्टिमुलस का मतलब होता है थोड़ा सा छेड़ना, अगर तुमने छेड़ा और वो छिड़ गया तो वो एक्साइटेबल है। मेरी बात समझ गए तुम? मेरी बात समझ गए? तुमने छेड़ा और वो छिड़ गया तो वो एक्साइटेबल है। तुमने छेड़ा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोटी चमड़ी फलाना ढिमकाना, तो वो नॉन एक्साइटेबल है। आपके मसल्स को अगर आप स्टिमुलस देते हो तो वो क्या करती है, रिस्पॉन्स शो करती है। कई लोग नहीं होते हैं, उनको बस थोड़ी आग लगाने की जरूरत होती है, और बड़े अच्छे से दूसरे लोग ये समझते हैं, इसको बस थोड़ा सा ना आग लगा दो, देखो अभी ये कैसे रिस्पॉन्स करता है। तुम में से कई लोग बेटा यूज करते होंगे, बड़े बड़े गंदे लोग होते हैं, बड़े ऐसे फायदा उठाते हैं दूसरों का, जरा सा छेड़ते हैं और बंदा एकदम आग बबूला होके भड़क जाता है। ऐसे ही मसल्स, आपको समझ में आ गई? तो बहुत आसान भाषा में ये वाला मतलब हो गया। जब आप मसल्स को एक्साइटेबल बोल रहे हो, यानी मसल्स को जब तुम छेड़ते हो, तुम तो छेड़ते नहीं हो, छेड़ने का मतलब है जब तुम स्टिमुलस देते हो तो वो उसके प्रति रेस्पॉन्स करता है, उसकी चमड़ी मोटी नहीं है, वो रेस्पॉन्स शो करता है। अगर वो रेस्पॉन्स शो करेगा ही नहीं तो मसल्स अपने फंक्शंस भी नहीं कर पाएंगे। आप मेरी बात समझ गए? यस। तो हम ऐसे एक शब्द में लिख सकते हैं, upon giving stimulus, it shows response। अब वो रेस्पॉन्स क्या होता है, कैसे होता है, इसकी डिटेल में चर्चा तो बाद में हमें करनी ही करनी है, ठीक है। रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। एक्साइटेबल जहां लिखा हुआ है बेटा, आप उस जगह पे ये मतलब लिख लो, ठीक है। मसल्स आर एक्सटेंसिबल इलास्टिक। अब इसका मतलब बच्चों को यूजुअली समझ नहीं आता कि दोनों में डिफरेंस क्या है मैम। एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रैक्टाइल का क्या मतलब है? सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझाती हूँ, क्योंकि बेटा मसल्स जब भी सुनते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन, आप सबसे पहले मसल्स के बारे में जब भी बेटा कुछ भी मतलब मसल दिमाग में आता है, तो मसल दिमाग में आता है तो सबसे पहले ना मसल कॉन्ट्रैक्शन दिमाग में आता है, और हमें पूरी मसल कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी भी पढ़नी है। कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब होता है? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब होता है? जब भी कोई अगर एक्सरसाइज कर रहा है, जिम कर रहा है या योगा कर रहा है ना, तो उसमें दो चीजें करते हैं हम मसल्स के साथ। क्या कर रहे होते हैं? आपने स्पेशली ना योगा में, तो जब आप अगर किसी के अंडर योगा करोगे ना तो वो आपको बताते भी हैं कि ये वाली चीज अभी तुम कर रहे हो तो मसल्स आपकी स्ट्रेच कर रही है, मसल्स खींच रही हैं,
ठीक है, जैसे आपने कोई ऐसी मूवमेंट करी जिससे आपकी मसल्स क्या कर रही है, खिंच रही हैं। खिंचने का मतलब होता है, पुल करने का मतलब होता है, खिंचने का मतलब होता है मसल्स एक्सटेंसिबल, मतलब तुम लेंदन कर सकते हो। लेंदन मतलब खींच सकते हो मसल्स को, और जब खींच सकते हो तो उसे बोला जाता है मसल्स एक्सटेंसिबल, उसे बोलते हैं। वेरी गुड बच्चे, सही भी आंसर बता रहे हैं, बहुत शानदार बेटा। मसल्स को खींच पा रहे हो वो एक्सटेंसिबल है। फिर कुछ कुछ योगा में ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जिनमें मसल्स छोटी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन। तो जब मसल्स छोटी हो जाती है ना, अपनी इतनी लेंथ थी और अब इतनी हो गई, और ये क्यों कर रहे होते हो, मसल्स को खींचते क्यों हो, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है मसल्स छोटी हो गई। तो बहुत सारे लोगों को इस चीज की कंफ्यूजन होती है बेटा कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब लंबा करना होता है, नहीं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मतलब मसल्स छोटी हो रही है, और मसल्स एक्सटेंसिबल है मतलब मसल्स खिंच रही है, मसल्स लेंदन हो रही है। पर ये क्यों कर रहे होते हो बेटा, मूवमेंट्स करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए भैया, बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने के लिए तुम इन्हीं मसल्स का यूज कर रहे हो भैया। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मसल्स को एक्सटेंड कर रहे हो। तो एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब हुआ कि मसल्स को लेंदन किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब है, या कॉन्ट्रैक्टाइल जब आप मसल्स को बोलते हो, इसका मतलब मसल्स की लेंथ छोटी हो गई। लेकिन इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, इलास्टिसिटी का मतलब है जैसे रबर बैंड होता है मैम। वेरी गुड, किसी ने आंसर दिया, चला गया उसका नाम। बहुत ही आसान भाषा है यार। इलास्टिसिटी मतलब रबर बैंड को जब खींचते हो और छोटा करते हो, खींचते हो छोटा करते हो, पर छोड़ दो तो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे भी आ जाता है, और ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है, लेंदन भी हो जाता है, छोटा भी हो जाता है, फिर अपनी ओरिजिनल स्टेट पे भी वापस आ जाता है। दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। आई डोंट थिंक कि अभी बेटा कोई दुखदर्द समस्या होगी, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एक बार लिख लेते हैं, दी एबिलिटी टू लेंदन, यानी कि आप पुल कर सकते हो। इलास्टिसिटी, the ability to return to its original state. Contractibility, the ability to shorten. डन 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 कर लो बेटा। डन 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 डन, जब हो जाए तो बेटा एक बारी बता देना। ठीक है, एक और ना बेटा एनसीईआरटी में बिल्कुल इंट्रोडक्शन में एक बात लिखी हुई है मसल्स के बारे में, बट मैं वो वाली बात ना आपको तीनों मसल्स पढ़ाने के बाद बताऊंगी, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना, अब वो ऐसी प्रॉपर्टी मसल्स की लिखी हुई है जो अगर किसी बच्चे ने मसल्स को पहली बार पढ़ रहा है तो उसको वाली प्रॉपर्टी कंफ्यूजिंग लगेगी, पहले अगर वो चीज पढ़ ले तो वो एक लाइन लिखी हुई है, उसको मैं बाद में लिखवाऊंगी। उसका एक पॉइंट मेरे को यूज करना पड़ेगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बट उस पॉइंट को मैं एनसीईआरटी के लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। अब बेटा मसल्स में ना आपको तीन तरीके के मसल्स को डिफाइन किया। पहले तो मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाती हूँ। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये तीन प्रकार के बेटा आपके मसल्स के टिश्यू को दिखाया हुआ है। आपको दिखाया हुआ है स्केलेटल मसल्स, आपको दिखाया हुआ है स्मूथ मसल्स, और आपको दिखाया हुआ है कार्डियक मसल्स, क्योंकि मेजरली आपकी बॉडी में यही तीन तरीके के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। हम बेटा इसको क्या करेंगे, आप कॉपी को लैंडस्केप में कन्वर्ट करना, और लैंडस्केप में ही बेटा कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, लैंडस्केप में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, तीन कॉलम्स बनाओगे, और एक में लिखोगे स्केलेटल, एक में लिखोगे स्मूथ, एक में लिखोगे कार्डियक मसल। ठीक है, अब बात सुनना, मेरी बात सुनना बेटा। ये जो हम डायग्राम बनाते हैं, ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं ना, ये कार्डियक मसल, ये स्मूथ मसल्स, सॉरी ये स्केलेटल मसल्स, ये स्मूथ मसल्स, और ये कार्डियक मसल। क्या बोल रही हूं मैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स।
एक्चुअल में ये आप मसल का डायग्राम नहीं बना रहे हो, ये आप मसल फाइबर का डायग्राम बना रहे हो। अब बच्चा सोचता है मसल फाइबर होता क्या है? मसल्स को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, एक यूट्यूब का वीडियो भी है, बट ये यूट्यूब का वीडियो एक्चुअली मैंने लेके आई हूं एनिमेशन। ये वीडियो एक्चुअल में बेटा आपको ना लोकोमोशन एंड मूवमेंट में दिखाई जाती है। जब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो यूजुअली बच्चों को मैं लोकोमोशन में वो वाला वीडियो दिखाती हूँ, क्योंकि वो उसी चैप्टर के लिए वो वीडियो है। बट क्योंकि यहाँ पे एक शब्द यूज किया हुआ है और उसकी क्लैरिटी के लिए मुझे वो वीडियो आपको दिखानी पड़ेगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन लास्ट में दिखाऊंगी। मसल फाइबर क्या है मैम? मसल और मसल फाइबर में क्या अंतर होता है? जैसे बेटा आप पढ़ते हो ना, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, मैट्रिक्स होता है, वो सारी चीजें कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट होती है। वैसे जब तुम मसल्स को देखते हो ना बेटा, चाहे कार्डियक मसल्स को देखो, चाहे स्मूथ मसल्स को देखो, चाहे स्केलेटल मसल्स को देखो, मसल्स के अंदर अगर तुम देखोगे तो एकदम अंदर जाने के बाद जो उनकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जो उनकी स्ट्रक्चरल, जैसे आप बेटा किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट किसे बोलते हो? नेफ्रॉन को बोलते हो, हाँ या ना? जैसे आप नर्वस टिश्यू अभी पढ़ोगे तो आपके नर्वस टिश्यू की स्ट्रक्चरल यूनिट किसे बोलते हो? न्यूरॉन्स को बोलते हो। वैसे ही आप मसल्स में अंदर देखोगे, उनके अंदर बेटा छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, एनाटॉमिकल यूनिट्स होती हैं, तो वो मसल की सेल्स होती हैं जिन्हें बोला जाता है मसल फाइबर्स, उन्हें बोला जाता है मसल फाइबर। जैसे आप न्यूरॉन्स को बोलते हो नर्व सेल, न्यूरॉन्स को क्या बोलते हो? नर्व सेल बोलते हो ना। वैसे मसल्स के अंदर बेटा उनके अंदर छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जो मसल्स की फाइबर होती हैं। और आप पता है, वैसे सिर्फ मसल फाइबर नहीं होता, जब आप मसल को अंदर से देखोगे तो पहले मसल्स के अंदर कुछ मसल बंडल्स होती हैं, फिर आप मसल बंडल को अंदर देखोगे तो उसके अंदर बेटा मसल फाइबर होती है। ये बिल्कुल इस तरीके का है, जैसे आप गिफ्ट किसी को अगर दो तो पहले आपने गिफ्ट, समझो किसी को आपने आईफोन गिफ्ट किया, ठीक है, ठीक है, करोगे यार, कभी तो करोगे ही भाई। अपने आप को किया तुमने, तो तुमने बेटा फोन खरीदा, फोन का पहले तो बेटा फोन का डब्बा रहता है, पहले तुमने उस फोन के डब्बे के अंदर उसे डाला, फिर तुमने डब्बे के ऊपर क्या लगाया बेटा? गिफ्ट रैप लगाया। तो यानी कि अगर तुम देखोगे, पहले सबसे पहले गिफ्ट रैप को खोल रहे हो, तो गिफ्ट रैप को खोल रहे हो तो तुम्हें पहले डब्बा दिख रहा है फोन का, फिर तुम डब्बे को खोल रहे हो तो तुम्हें डब्बे के अंदर अपना फोन नजर आ रहा है। समझ में आ रही है बेटा बात? बिल्कुल उससे कंपेयर करो एक बारी मसल को, तो मसल को कंपेयर करो गिफ्ट रैप से। मसल तुम्हारा गिफ्ट रैप है, मसल को खोल के देखा तो अंदर डब्बा दिखा ना तुम्हें, तो ऐसे कुछ मसल बंडल्स होते हैं। फिर उस डब्बे को खोला तो तुम्हें फोन मिला, तो उसके अंदर मसल फाइबर्स होते हैं। क्या थोड़ा बहुत लॉजिक लगा? खुद थोड़ा बहुत लॉजिकली समझ में आया? वैसे तो ये यहाँ का टॉपिक नहीं है बेटा, ये टॉपिक है तुम्हारे लोकोमोशन का, बट इन नलायकों ने बेटा क्या किया है ना, मसल फाइबर वर्ड दे दिया है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा तुम्हें बताना पड़ा। फिलहाल तुम सिर्फ ये याद रख सकते हो कि मसल्स के अंदर मुझे मसल के जो सेल्स की बात करनी है, जो मसल के सेल्स हैं, उन सेल्स को बेटा हम बोलते हैं मसल फाइबर। तुम्हें मसल बंडल से भी कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। मैं एक एनिमेशन दिखाऊंगी, उससे और थोड़ी बेटर क्लैरिटी आएगी। ना तुम्हें ये कुछ लिखना है कि मैम लिख लें क्या, कहीं नोट कर लें, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ ये याद रखना है, रट्टाफिकेशन नहीं करनी होती है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए बेटा इतनी सारी चीजें बतानी पड़ती है एक बच्चे को, भले ही आगे तुम्हें ये चीज को पढ़ना है, ठीक है। तो मसल्स के अंदर जो हमें सेल्स पढ़ने हैं, जो मसल के सेल्स होते हैं, दोज आर द मसल फाइबर। और ये मसल फाइबर्स पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, चाहे वो बेटा स्केलेटल मसल्स हो, स्मूथ मसल्स हो, या फिर बेटा कार्डियक मसल्स हो, वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। बट उन मसल फाइबर की शक्ल सूरत कैसी होती है, शेप कैसा होता है, न्यूक्लियस कैसी होती है, वो इन सब में अलग होता है। अगर स्केलेटल मसल्स कह रहे हो उसकी मसल फाइबर कैसी दिख रही है, स्मूथ मसल्स कह रहे हो उसकी मसल फाइबर कैसी दिख रही है, और अगर बेटा आप कार्डियक मसल्स कह रहे हो तो उसकी मसल फाइबर कैसी दिख रही है, इसी के बारे में हमें चर्चा करनी है, कंपेयर करना है कि इन सब की प्रॉपर्टी क्या होती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, हाँ या ना? तो क्या इसी बात के साथ में ये जो मसल फाइबर के बारे में मैंने बात कही ना बेटा, इसके बारे में मैं लिखूंगी, आगे लिखूंगी, है ना। आपको थोड़ी सी टॉपिक की बेसिक्स बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी अ रट्टू तोता डॉक्टर ना। रट्टू तोता डॉक्टर नहीं बनेंगे, हम समझदार बनेंगे भाई, इसीलिए थोड़ी सी ये चीजें बताई। बाकी मैं इनके बारे में आपको लिखवा दूंगी, पर अभी मैं क्या हेडिंग डाल रही हूं, टाइप्स ऑफ मसल्स।
तो मैं इसको बेटा, ये हेडिंग है और मैं नेक्स्ट पेज में ना क्या कर रही हूँ, एक टेबल बना रही हूँ, आप लैंडस्केप में टेबल बना लो, ठीक है। चलो जी, पहले टेबल बनाई जाए और बेटा डायग्रामेटिकली करेंगे, डायग्रामेटिकली हमें करना है, क्योंकि ना एनसीईआरटी की अगर यहाँ पे तुम थ्योरी देखोगे तो थ्योरी में तो बेटा निपटा दिया है, 2-4 पॉइंट्स में, 2-4 पॉइंट्स में थ्योरी में निपटा दिया है, बट क्वेश्चन देने के टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस देती है। क्यों देती है? क्योंकि डायग्राम से ही बेटा आधे क्वेश्चंस बन जाते हैं। आप अगर इन मसल्स के डायग्राम देखोगे ना, तो मसल्स के डायग्राम में से ही आधे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आधी प्रॉपर्टीज तो आपको सारे मसल्स में डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगी। तो अभी जो हम डायग्राम बनाएंगे, इन सारे मसल फाइबर्स के डायग्राम बनाएंगे, जो मसल के सेल्स है ना, फाइबर्स है, इन फाइबर्स का हम डायग्राम बनाएंगे, स्केलेटल मसल फाइबर, कार्डियक मसल फाइबर एंड स्मूथ मसल फाइबर। अरे भाई सही है क्या, जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो यहां पे हम बात करेंगे स्केलेटल मसल, पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगी बेटा। स्केलेटल मसल्स, और मेरे साथ साथ में बनाना बेटा, डायग्राम बना सकते हो मेरे साथ साथ में, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि तुम बनाओगे तो समझ नहीं पाओगे, ये वैसा टॉपिक नहीं है, तुम समझ पाओगे बेटा, साथ साथ में ही समझ पाओगे, ठीक है, साथ साथ में ही समझ पाओगे। ठीक है जी, ठीक है। चलो बेटा, पढ़ने वाले बच्चे प्लीज कमेंट्स में ध्यान मत दो, आप अपना पढ़ाई करो, ठीक है। हटाओ बेटा, इनको हटाओ, जिनको जो करना है करने दो, आप पढ़ाई करो बेटा, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले स्केलेटल मसल्स के फाइबर्स को बनाते हैं, कैसे दिख रहे हैं। और बेटा डायग्राम अच्छी तरीके से बनाना, थोड़ा तमीज से, भले पेंसिल से बनाओ, कोई लोड नहीं है, बट अच्छे से बनाना। ठीक है, चलो चलो बेटा। बड़ी मेहनत लगती है भाई।
ठीक है। अरे यार, क्या आप लोगों ने डायग्राम मेरे साथ साथ में बनाया? ऐसा लग रहा है ड्राइंग की क्लास है। बिल्कुल ड्राइंग की तो क्लास है। क्या आप लोग मेरे साथ साथ में बना रहे हो बेटा जी? यस कौशिकी, धन्यवाद। डन 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 डन। डन 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 डन। बेटा पहली बात तो जो आप कमेंट्स में कर रहे हैं वो चीज बैक एंड पे हमारी टीम देख रही है। तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तुम तो सबसे बड़े मूर्ख हुए कि तुम उस चीज को समय दे रहे हो और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और लिख रहे हो। तुमसे बड़ा मूर्ख तो फिर कोई होगा ही नहीं। तुमने पूरी दुनिया को ठीक करने का बेटा जिम्मेदारी लेके रखा है? नहीं ना, तुमने पढ़ने का जिम्मेदारी लिया है। चैट्स ऑफ करो और पढ़ाई करो, ठीक है? बैक हैंड पे हमारी टीम है जो तुम्हारा ये काम नहीं है। तुम्हारा काम है पढ़ाई करना। कौन क्या बकवास कर रहा है वो टीम देख रही है, टीम ब्लॉक कर रही है। तुम तो बेटा नलायक ही बन जाओगे अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे। तुम तो बेटा बल्कि उनका टारगेट बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया क्योंकि तुम तो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम तो ये लिख रहे हो कि ये करो वो करो। भाई पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है? वो अपना टीम काम कर रही है, तुम उनको करने दो, उसकी जिम्मेदारी आप मत लो। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ये हमने क्या बनाया हुआ है बेटा? ये हमने बनाया हुआ है मसल फाइबर्स को। अब अगर बेटा आप इन मसल फाइबर्स की शक्ल देखोगे, जैसे कि एनसीईआरटी में ना एक लाइन लिखी हुई थी कि मैंने जैसे आपको बोला ना, ईच मसल हैज लॉन्ग सिलिंड्रिकल मसल फाइबर्स पैरेलली अरेंज्ड, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो हर मसल में मसल फाइबर जरूर हैं, पर हर किसी के मसल फाइबर सिलिंड्रिकल नहीं है। ये एनसीईआरटी ने जनरलाइज्ड एक स्टेटमेंट लिख दी है, पर हर मसल्स के मसल फाइबर सिलिंड्रिकल थोड़ी होते हैं बेटा। आप इनकी शक्लें देखो जरा, आप इनकी शक्लें देखो ना यार। हर मसल्स में मसल फाइबर पैरेलली तो अरेंज है, लेकिन सिलिंड्रिकल है ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप स्केलेटल मसल्स को देखोगे तो इनकी मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी लिख सकती हूं कि मैम यहाँ पे जो मसल फाइबर्स होते हैं, ये मसल फाइबर कैसे होंगे मैम? ये मसल फाइबर होंगे सिलिंड्रिकल, दिख रहा है? ये मसल फाइबर होंगे सिलिंड्रिकल। लेकिन अगर मैम यही प्रॉपर्टी मुझे स्मूथ मसल्स में लिखनी होती तो मैं यहाँ पे लिखती मैम यहाँ के मसल फाइबर तो सिलिंड्रिकल नहीं है, यहाँ के मसल फाइबर्स को बोला जाता है, ऐसी जो शेप होती है ना, ऐसी जो शेप होती है जो साइड साइड से ऐसा लगता है कि किसी ने पिचका दिया है, किसी ने पिचका दिया है, उसे बोला जाता है टेपर्ड एंड, फ्यूजिफॉर्म, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप समझ रहे हो? इसके मसल फाइबर को बोला जाता है, या तो इसे बोल लो फ्यूजिफॉर्म जिस तरीके का ये शेप है, और या तो बोल लो बेटा इसे क्या बोला जाता है? स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप। और अगर मैम मैं कार्डियक मसल्स की बात करूं तो यस, इसके मसल फाइबर भी सिलिंड्रिकल हो गए। क्या बेटा ये आपको ड्राइंग से ही समझ में आ रहा है? क्या आपको ये मसल फाइबर की ड्राइंग से ही समझ में आ गया कि किसकी मसल फाइबर सिलिंड्रिकल होंगी, किसकी मसल फाइबर फ्यूजिफॉर्म होगी या स्पिंडल शेप होगी? क्या ये डायग्राम से ही समझ में नहीं आ रहा बेटा? क्या ये डायग्राम से ही नहीं समझ में आ रहा? बहुत ईजी है, यस और नो? मैम दूसरी प्रॉपर्टी मुझे डायग्राम से देख के क्या समझ में आ रही है, थोड़ी ये बता दो। मैम अगर मैं स्केलेटल मसल्स के, ये एक मसल फाइबर है, ये दूसरा मसल, बेटा देखो मसल फाइबर को ऐसे भी बनाया जा सकता है,
और मसल फाइबर्स ऐसे भी बनाया जा सकता है, आप जैसे बनाना चाहो आप वैसे बना सकते हो। आप जैसे मैं लोकोमोशन में यूजुअली मसल फाइबर्स को ऐसे बना के बताती हूँ, जैसे मैं नीचे बना रही हूँ, आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई लोड नहीं है बेटा। ये भी पैरेलली आपको अरेंज दिख रहा है ना, आप ऐसे भी बना सकते हो। आप उस वाले डायग्राम को भी ऐसे बना सकते हो कार्डियक मसल्स के केस में। कार्डियक मसल्स के केस में भी आप पर एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में हॉरिजॉन्टल नहीं दिया हो ना, इसीलिए मैंने हॉरिजॉन्टल नहीं बनाया, ठीक है ना। आप ऐसे भी बना सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बट अगर बेटा आप इन मसल फाइबर्स को जरा देखो, जैसे बहुत सारे लोग बेटा बात कर रहे हैं, यस ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, वेरी गुड बेटा, ब्रांचिंग और अनब्रांचिंग दिख रही है तुम्हें। अगर तुम स्केलेटल मसल्स को देखो तो मैम यहां मसल फाइबर्स आर अनब्रांच्ड। यहां अगर तुम देखोगे मैम तो यहां पे हम कह सकते हैं कि यहां की जो मसल फाइबर होती है वो अनब्रांच्ड होती हैं, उनमें से कोई ब्रांचिंग आपको नहीं नजर आ रही। और यहां पे मैम स्मूथ मसल्स में देखोगे तो मैम यहां पे भी कोई ब्रांचिंग नजर नहीं आ रही, यहां पे भी हम बोल सकते हैं अनब्रांच्ड। और मैम कार्डियक मसल्स में अगर हम देखें तो यहां पे आपको मैम मसल फाइबर्स दिखेंगी ब्रांच्ड। हाँ या ना? हाँ या ना बेटा? हाँ या ना? यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या? यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या? क्या डायग्राम से समझ आ रहा है? यस एवरीबॉडी, ठीक है, वेरी गुड तनु, यस पीहू, यस खुशी बेटा। नो न्यूक्लियस कहां से आ गया? अब अगर तुम न्यूक्लियस को जरा ऑब्जर्व करोगे तो आप स्केलेटल मसल्स को अगर देखोगे तो ये जो न्यूक्लियस दिख रही है ना बेटा, ये न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस अगर तुम देखोगे ये मसल फाइबर के पेरिफेरी में है, बाउंड्री में है, सेंटर पे नहीं है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। और इनफैक्ट न्यूक्लियस की पोजीशन भी सेंटर पे नहीं है, बाउंड्री पे है, पेरिफेरी पे है। बट अगर मैम मैं स्मूथ मसल्स को देखूं तो स्मूथ मसल्स यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, स्मूथ मसल्स यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, और यूनी न्यूक्लिएटेड के अलावा इसकी पोजीशन सेंटर पे होती है, ठीक है। अगर मैं तीसरा पॉइंट लिखूं तो मैं न्यूक्लियस के बारे में यहां पे कह सकती हूं कि मैम ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई, एंड न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होगी मैम? पेरिफेरल पोजीशन, पेरिफेरल पोजीशन, हाँ या ना? मैम स्मूथ मसल्स की बात करूं तो यहां पे भी मैम अगर न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस सेंटर एंड यूनी न्यूक्लिएटेड। बट बेटा कार्डियक मसल्स के केस में क्या दिख रहा है? कार्डियक मसल्स के केस में क्या दिख रहा है, थोड़ा सा आप मुझे बताओ, फिर मैं लिख तो रही हूं। कार्डियक मसल्स के केस में तुम्हें नजर क्या आ रहा है मुझे ये बताओ, फिर हम आगे तो लिखेंगे। कार्डियक मसल्स के केस में तुम्हें क्या नजर आ रहा है, पहले मुझे ये बताओ, फिर हम लिखेंगे। जल्दी से बताओ, कार्डियक मसल्स के केस में तुम्हें क्या नजर आ रहा है? कार्डियक मसल्स की कंडीशन को क्या बोलोगे? जल्दी जल्दी जल्दी। पेरिफेरल का मतलब होता है साइड में, पेरिफेरल का मतलब होता है साइड में, मल्टीपल और सिंगल, सेंटर। अब ये कंफ्यूजन एक्चुअल में डायग्राम से आती है, डायग्राम से बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि मैम कार्डियक मसल्स के जो मसल फाइबर होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसीलिए मैंने पूछा भी, क्योंकि अगर मैं नहीं पूछती तो आप फिर मतलब जब आप गलत आंसर देते हो तो आप फिर आगे जाके उन चीजों को बेटर याद रखते हो, ठीक है। एक्चुअल में डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया होता है कि ऐसा लगता है कि कार्डियक मसल फाइबर जो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, पर ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है। अभी मैं आपको समझा रही हूं कैसे। यहां पे मैंने न्यूक्लियस नहीं बनाया ना, एक्चुअल में अभी समझना बेटा, आप मेरी बात समझना, ठीक है। एक्चुअल में कार्डियक मसल फाइबर एक तो आपको ब्रांच्ड दिख रही है, और ये जो सेंटर पे मैंने बेटा ये दिखाई हुई है ना, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? ये जो येलो येलो कलर की मैंने चीजें दिखाई है ना, इसे बोला जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क। ये सबसे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ, वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कार्डियक मसल इज दिस इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क जिसके बारे में अलग से लिखवाऊंगी,
अलग से लिखवाऊंगी। अब यहीं से तुम्हें आंसर तुम मुझे दे पाओगे कि यूनिन्यूक्लिएटेड कैसे होती हैं। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं और न्यूक्लियस का पोजीशन सेंटर होता है। तुम मुझे खुद आंसर दे पाओगे कि कैसे हुई। बेटा इंटरकैलेटेड डिस्क आपको ना स्केलेटल मसल्स में दिखेंगी ना आपको स्मूथ मसल्स में दिखेंगी। ये सिर्फ प्रॉपर्टी होती है आपके कार्डियक मसल फाइबर की। सबसे पहले तो ये दिमाग में सेट कर लो, सबसे पहले तो ये दिमाग में सेट कर लो, ये और किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती मैम। इंटरकैलेटेड डिस्क अगर मैं वर्ड यूज कर रही हूं तो यानी कि वो कार्डियक मसल फाइबर्स में ही प्रेजेंट होंगी। ये हमने मसल फाइबर्स बनाए हुए हैं, मसल्स के अंदर के जो वो स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब बेटा इंटरकैलेटेड डिस्क एक तरीके के जंक्शंस हैं, गैप जंक्शंस एंड अडहेरिंग जंक्शंस। दे आर द मिक्सचर ऑफ गैप जंक्शंस एंड एडहेरिंग जंक्शंस। फंक्शन याद आ रहे हैं? फंक्शन याद आ रहे हैं? बहुत सारे बच्चे अभी भी सही बात बोल भी रहे हैं, आंसर आप सही दे रहे हो, बट रीजन आप जो सोच के दे रहे हो ना वो गलत दे रहे हो। रीजन ये है जो मैं आंसर आपको बता रही हूं। कॉन्सेप्ट है बेटा, हर चीज के पीछे लॉजिक और कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट से मजा आता है, फील आती है। इंटरकैलेटेड डिस्क आर गैप जंक्शंस एंड एडहेरिंग जंक्शंस का मिक्स। एडहेरिंग जंक्शंस क्या करते थे? सीमेंटिंग बिटवीन सेल। गैप जंक्शंस क्या करते थे? कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। और अगर कोई भी जंक्शंस होते हैं तो क्या वो हमेशा बिटवीन सेल्स नहीं होते? क्या वो हमेशा बिटवीन सेल्स नहीं होते? यस। यानी ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क मैंने बनाए हुए हैं ये बिटवीन मसल फाइबर्स है। यानी ये एक सेल ये दूसरा सेल सेपरेट कर रहा है। यानी इसका अपना ये न्यूक्लियस है, इसका अपना ये न्यूक्लियस है। आप मेरी बात समझ रहे हो? यस। तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड बिकॉज जंक्शंस आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स बिटवीन सेल्स। देख के ऐसा लग रहा है इस डायग्राम में, बट ये इंटरकैलेटेड डिस्क दो सेल्स को सेपरेट कर रही है ना, सेपरेट कर रही है, कनेक्ट कर रही है, जो भी कर रही है। इंटरकैलेटेड डिस्क अगर नहीं होता तो आप कह सकते थे मल्टी न्यूक्लिएटेड, बट है नहीं। अगर समझ में आया तो मेरे को एक थम्स अप दे दो। जंक्शंस हमेशा बिटवीन सेल्स होते हैं भाई, जंक्शंस हमेशा बिटवीन सेल्स होते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क किससे बने होते हैं ये प्रॉपर्टी मैं आगे लिखवा दूंगी। मजेदार है? यस मजेदार है। तो मैं यहां पे लिखूं बेटा न्यूक्लियस, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड सेंटर। यूनिन्यूक्लिएटेड एंड सेंटर। डन 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 डन। यस। अब बेटा आगे अगर मैं एक और डायग्राम से मुझे देख के जो बात समझ में आ रही है, लास्ट जो डायग्राम से देख के बात समझ में आ रही है उसकी बात करते हैं, फिर इसके अलावा प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अब आप कहेंगे मैम ये सारी प्रॉपर्टी तो एनसीईआरटी में थ्योरी में लिखी ही नहीं है। नहीं लिखी है क्योंकि उन्होंने डायग्राम दे दिया है। उन्होंने कहा हमारे जो सपोले हैं वो अपने आप सेल्फ बहुत इंटेलिजेंट है, वो डायग्राम से खुद ही पहचान जाएंगे कि डायग्राम की भी प्रॉपर्टी हम पूछ सकते हैं। तो डायरेक्टली नहीं दिया होता है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता होना चाहिए। लास्ट जो डायग्राम से देख के आपको बेटा प्रॉपर्टी पता चल सकती है वो ये है। ये क्या है मैम? स्ट्राइएशंस। इनकी जो असलियत है बेटा कि स्ट्राइएशंस होते क्या है, इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बट वो लोकोमोशन का कॉन्सेप्ट है, यहां का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कार्डियक मसल्स को, और इसमें बच्चा अक्सर मिस्टेक करता है, स्ट्राइएशंस। स्ट्राइएशंस का मतलब कुछ बैंड्स, ऐसे लगता है बैंड्स हैं, कुछ लाइंस हैं। जब आप बेटा माइक्रोस्कोप में इन मसल फाइबर्स को ऑब्जर्व करते हो तो आप देखोगे कुछ डार्क और लाइट बैंड्स आपको नजर आती है। क्यों नजर आती है, क्या कारण है, वो तो उसी चैप्टर में बताऊंगी। बट जब आप स्केलेटल मसल्स को देखते हो तो बड़ी ही प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है, मतलब प्रोमिनेंट का क्या मतलब? प्रोमिनेंट मतलब प्रोमिनेंट का हिंदी में मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा? प्रोमिनेंट का मतलब बहुत क्लियरली, बहुत क्लियरली तुम्हें दिखेगा कि डार्क और लाइट बैंड्स है, बहुत क्लियरली तुम्हें दिखेगा, बिल्कुल क्लियरली प्रोमिनेंटली तुम्हें दिखेगा डार्क और लाइट बैंड्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर जिन्हें स्ट्राइएशंस बोलते हैं, अगर तुम कार्डियक मसल्स देखोगे ना बेटा, उनमें भी स्ट्राइएशंस दिखती हैं, बट उनमें फेंट। फेंट का मतलब जैसे धुंधला, धुंधला है ना, बहुत ही धुंधला धुंधला दिखेगा। इसमें बिल्कुल क्लियर दिखेगा, वेल डिफाइंड, साफ साफ प्रोमिनेंट बैंड्स दिखते हैं। कार्डियक मसल्स में भी दिखते हैं, बट फेंट दिखते हैं या लाइट स्ट्राइएशंस दिखते हैं, ठीक है। आपको अगर पूछा जाए स्ट्राइएटेड मसल्स कौन सी हैं, तो आप बच्चे के दिमाग में अक्सर आता है स्केलेटल मसल्स, बट बेटा स्केलेटल मसल्स भी स्ट्राइएटेड होती है और आपकी कार्डियक मसल्स
भी स्ट्राइएटेड होती है, दोनों स्ट्राइएटेड होती हैं। सिर्फ स्मूथ का नाम स्मूथ इसीलिए पड़ा क्योंकि मक्खन जैसी स्मूथ ही तो है, इनमें कोई स्ट्राइएशंस आपको नहीं नजर आती, इनमें कोई स्ट्राइएशंस आपको नहीं नजर आती। ये भी स्ट्राइएटेड मसल्स है, ये भी स्ट्राइएटेड मसल्स है, बस इसमें डार्क या प्रोमिनेंट बैंड्स दिखते हैं, लाइट और डार्क। लाइट और डार्क जो बैंड्स दिख रहे हैं उनको स्ट्राइएशंस बोलते हैं, वो इनमें प्रोमिनेंट दिखती है, इसमें दिखती है हल्की दिखती है, बट दोनों स्ट्राइएटेड मसल्स। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे प्रोमिनेंट डार्क एंड लाइट बैंड्स आर सीन, hence striated muscle, no striations, कोई striations नहीं होती बेटा, no striations। और यहां पे आप लिखोगे फेंट मतलब हल्का, फेंट स्ट्राइएशंस, लेकिन फिर भी इन्हें बोला जाता है स्ट्राइएटेड मसल्स। पहले यहां तक नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। बेटा समझ में आ रहा है ना, कोई दुखदार समस्या तो नहीं? बेटा यूनिन्यूक्लिएटेड में सेंटर में क्या है भाई? यूनिन्यूक्लिएटेड में सेंटर में क्या है? यूनिन्यूक्लिएटेड में सेंटर में क्या है? यूनिन्यूक्लिएटेड में सेंटर में न्यूक्लियस है भाई, नलायको। तो अभी अभी बेटा हमें खबर मिली है, मैं तुम्हें पता नहीं दिखा सकती हूँ कि कितना दिखा पाऊंगी इसमें, तो मुझे हमारे टीम की तरफ से मैसेज आया हुआ है कि हमारी जो कल ही बुक रिलीज हुई है जूलॉजी मेडिजी, तो ये नंबर 1 पे आ गई है। अभी तुम्हें स्क्रीन पे पता नहीं दिख रहा है कितना या नहीं दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है बेटा? तो ये नंबर 1 आ गई है, चलो कॉन्ग्रेचुलेट करो मुझे। ठीक है, तो मुझे अभी भी न्यूज आई है, बहुत खुशी हो रही है। पहली बार मैंने बहुत शिद्दत के साथ में कुछ करने की कोशिश की है, टीम का बहुत सपोर्ट रहा है और बच्चों के, सबसे ज्यादा बच्चों का प्यार रहा है। वरना कल मैंने तुम्हारी क्लास में अनाउंस किया था मेरे प्यारे प्यारे अर्जुनास के बैच में, और अभी मेरे पास न्यूज आई है कि नंबर 1 बेस्ट सेलर हो गई है। तो बहुत खुशी होती है जब बच्चे इतना प्यार दिखाते हैं और बच्चे इतना भरोसा दिखाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा मौका मुझे भी मिले कि मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर पाऊं, दिल से बहुत सारा प्यार। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं साइड में अभी नहीं हो सकती, कुछ ऑनेस्ट कन्फेशंस होती है। इतने सारे अर्जुनास बैच पढ़ाए, इतने सारे लक्ष्य बैच पढ़ाए, यकीन पढ़ाया, यूट्यूब पे इतने सारे बैचेस पढ़ाए, और बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिखाया है, बच्चों ने बहुत सारा ट्रस्ट दिखाया है, और हमने हमेशा कोशिश की है कि हम बच्चों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करें और बच्चों को ऐसे पढ़ाएं कि बच्चों को ये फील ना हो, बच्चों को डर ना लगे कोई चीज पूछने में, या बच्चों को ऐसा लगे कि देयर इज अ फ्रेंडली, बहुत ही ऐसा लग रहा है कोई किसी अपने से पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ माहौल क्रिएट करें कि बच्चों को ऐसा लगे कि हाँ बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल गए, ऐसा लगे कि तुम किसी अपने से ही पढ़ रहे हो और तुम्हें कोई हिचक नहीं हो रही है। जितने बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे भी कभी कभी मैसेज करते हैं तो मुझे बहुत दिल से अच्छा फील होता है कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको उससे डबल प्यार करूं। लेकिन आपका भी एक वादा होना चाहिए बेटा कि आप सिलेक्शन लेके आएंगे। जब जितना मेहनत से हम पढ़ाते हैं आपको, जितनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं बेटा, उसका फल सिर्फ आप हमें एक यही दे सकते हो कि आप सिलेक्शन लेके आओ। एक ही फल और एक ही चीज बच्चों से उम्मीद होती है, वो है आपका सिलेक्शन। तो आपको बैच से ये प्रॉमिस करना होता है कि मैम हम आपके बैच से सिलेक्शन लेके आएंगे, आपसे मिलेंगे, टीम से मिलेंगे, और हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर पाए, हम आपके माँ बाप को कॉन्ग्रेचुलेट कर पाए, वो अपॉर्चुनिटी आप हमें देंगे, तो वो हमारे लिए बेटा सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। बस मैं यही कह सकती हूँ। ठीक है, इसमें से बेटा किसी चीज में कोई डाउट है तो एक बारी मुझे बता दो बेटा, कोई डाउट है इसमें से तो एक चीज बेटा मुझे बता दो। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए बेटा थैंक यू। एक बारी मुझे यहां से एक बारी बता दो बेटा, किसी चीज में कोई डाउट है क्या? जल्दी बताओ। यस, एक बारी मैं बेटा डायग्राम को वापस से एक्सप्लेन कर दूं। हम मसल्स के अंदर जो मसल के सेल्स होते हैं उनकी बेटा शक्ल सूरत और उनकी बेटा शेप एंड साइज और उनकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। ठीक है,
हम अगर स्केलेटल मसल्स की बात करें तो सिलिंड्रिकल मसल फाइबर, कार्डियक मसल्स की बात करें तो सिलिंड्रिकल मसल फाइबर, स्मूथ मसल्स की बात करें तो फ्यूजिफॉर्म या स्पिंडल शेप। फ्यूजिफॉर्म या स्पिंडल शेप का मतलब क्या होता है मैम? इसका मतलब भी मैं थोड़ा सा यहां पे लिख देती हूं, टेपर्ड एट बोथ एंड्स। टेपर्ड एट बोथ एंड्स, एंड्स की तरफ से टेपर्ड हो जाना, पिचका हुआ होना। टेपर्ड एट बोथ दी एंड्स बेटा, इसे बोला जाता है फ्यूजिफॉर्म। अगर मैं कार्डियक मसल्स की बात करती हूं तो बेटा सिलिंड्रिकल मसल फाइबर, बेटा मेरे साथ रिवाइज करो, ये होते हैं मैम अनब्रांच, ये होते हैं अनब्रांच, ये होते हैं ब्रांच्ड। इनमें न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरिफेरल इन पोजीशन, इनमें न्यूक्लियस बेटा यूनी न्यूक्लिएटेड सेंटर है न्यूक्लियस की पोजीशन, इसमें न्यूक्लियस यूनी न्यूक्लिएटेड सेंटर इन पोजीशन। इसकी मैं बात करूं तो ये भी स्ट्राइएटेड मसल्स है, इसकी बात करूं तो ये भी स्ट्राइएटेड मसल्स है, इसकी बात करूं तो ये स्मूथ मसल्स है। स्ट्राइएटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट डार्क और लाइट बैंड्स नजर आते हैं। इनको ऑब्जर्व करते हैं तो कोई बैंड्स नजर नहीं आते, इनको ऑब्जर्व करते हैं तो नजर आते हैं बट फेंट बैंड्स नजर आते हैं। यस एवरीबॉडी, एग्जाम्पल्स बिल्कुल बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी। आगे बेटा इन्हीं की कुछ प्रॉपर्टीज को और डिस्कस करते हैं प्यारे सपोलो। चलो जी आगे बेटा इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। भाई मैंने मिटाया नहीं है, ये मत सोचना मैम पीपीटी में नहीं आएगा क्या, पीडीएफ में। तो बेटा पीडीएफ में आएगा, लेकिन अभी मैंने क्या किया है, इसको मैं मिटा के अगली प्रॉपर्टीज लिख रही हूं भाइयों और बहनों। भाई मैंने 5 लिख दिया था, 5 नहीं है, 4th प्रॉपर्टी है। चलो यस एवरीवन, ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क रिपीट कर दूं? बिल्कुल करूंगी ना, अभी करूंगी, अभी करूंगी। ये 4th प्रॉपर्टी थी, 5th प्रॉपर्टी नहीं थी ना। अब बेटा इसके अलावा इनकी क्या प्रॉपर्टी है जरा ध्यान से सुनो। इसके अलावा इनकी क्या प्रॉपर्टी है जरा ध्यान से सुनो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैंड, सब कुछ बताती हूं। 5th प्रॉपर्टी, अगर आप स्केलेटल मसल फाइबर को देखते हो तो स्केलेटल मसल फाइबर जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मैम उसी में लिखे, हाँ बेटा जूलॉजी मेडिजी क्या है बेटा, प्योर हैंड रिटन नोट्स हैं आपके 11th और 12th क्लास दोनों के हैंड रिटन नोट्स है उसके अंदर कंबाइंड एक, और फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में है, बहुत अच्छे डायग्राम्स के फॉर्म में है। सो प्योर इट इज हैंड रिटन नोट्स ऑफ माइंड, दैट इज मेडिजी। आगे अब सुनो बेटा, जब आप स्केलेटल मसल्स की बात करते हो आप थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझना। जैसे मेरी बाइसेप मसल्स, ठीक है, मेरी बाइसेप मसल्स या तुम्हारी बाइसेप मसल्स, ये अगर मैं सोचूं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। मैंने कहा कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मैंने सोचा कॉन्शियसली तो मैं कर पाऊंगी कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं तुम्हें पूछूं कि बेटा जैसे स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स कहाँ है? जैसे तुम्हारी ब्लड वेजल्स में है, जैसे तुम्हारे स्टमक में है, जैसे तुम्हारे इंटेस्टाइन में है। अब मैं तुमसे बोलूं बेटा बैठा है ना तू, बैठे हो ना तू बोल रही हूँ बैठे हो ना तुम, ठीक है। अरे बेटा अब तुम सारी प्राइसेस यहीं पे पूछोगे, बेटा कहाँ मिलेगा? तुम्हें पीडब्ल्यू के स्टोर पे भी मिल जाएगा, तुम्हें बेटा अमेजॉन पे भी मिल जाएगा, दोनों जगह पे है। पीडब्ल्यू स्टोर में अभी थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से, टेक्निकल इश्यूज की वजह से वहां पे अनअवेलेबल दिखा रहा है, पर पीडब्ल्यू स्टोर में भी आज रात तक वो सॉर्ट हो जाएगा, पर अमेजॉन पे भी आप प्री ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। अब बेटा वापस आओ, सुनो ना, लास्ट में बताऊंगी तुम्हें, लास्ट में बताऊंगी, अभी पढ़ाई करते हैं। तो तुम स्केलेटल मसल्स की बात करो तो बाइसेप मसल्स को याद रखो, स्मूथ मसल्स की बात करो तो तुम किसे याद रखो? जैसे इंटेस्टाइन में मसल्स होती है, या तुम्हारे स्टमक में मसल्स है, या ब्लड वेजल्स में मसल है, तो स्मूथ मसल्स वो हैं। कार्डियक मसल्स को इमेजिन करोगे तो एक ही एग्जाम्पल है, वो है तुम्हारा हार्ट। कार्डियक मसल्स जो है उसको इमेजिन करोगे तो वो है तुम्हारा हार्ट, ठीक है। अब बेटा अगर मैं कहूं कि तुम्हारे इनमें से कौन से वॉलंटरी मसल्स होते हैं, कौन से इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, तो अगर मैं बोल रही हूं कि बेटा अगर मैं तुझे कहूं कि तू अपने बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या, अभी करके दिखा, तो तुम कर सकते हो। तुमने सोचा और तुम कर सकते हो, तुमने सोचा, कॉन्शियसली सोचा, तो जस्ट बाय थिंकिंग यू कैन डू इट। बट अगर मैं तुमसे कहूं बेटा हार्ट मसल्स को खुद से अभी कॉन्ट्रैक्ट कर और अब खुद से रोक दे, कर सकते हो क्या? क्या मैं कहूं कि बेटा तेरी ब्लड वेजल्स की या स्टमक की जो मसल्स है प्लीज यार करना, यार उसको करना, यार कॉन्ट्रैक्ट करना, नहीं कर सकते। वो तुम्हारे कॉन्शियस एफर्ट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तुम्हारी जो स्केलेटल मसल्स होती है, जैसे फेस की भी जो मसल्स होती है वो स्केलेटल मसल्स होती है, जिससे तुम बेटा तरीके तरह तरह के मुंह बनाते हो, है ना। जैसे तुम्हारी बुआ आ जाए घर में, तुम ऐसे करते हो, कई लोग तो खुश होते होंगे, मासी आ जाए तो खुशी होती है ना। तो फेशियल जो एक्सप्रेशन, टीचर आ जाए तो ये जो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करते हो, ये मसल्स की तो मूवमेंट कर रहे हो ना, तो वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं उनको,
जो सोचा और कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्शियस एफर्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वो तुम्हारी स्केलेटल मसल्स है। ना ही स्मूथ मसल्स तुम्हारी इच्छा से होती है, ना ही कार्डियक मसल्स तुम्हारी इच्छा से होती है, तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। लेकिन ऐसा मत सोचना कि भैया ये तुम कर रहे हो, कर तो तुम्हारी नर्वस सिस्टम रही है, जो तुम्हें मैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगी। भाई सारी मसल्स को कंट्रोल मतलब ऊपर नीचे, इसका थोड़ा अलग सिस्टम होता है, आगे बताऊंगी, लेकिन सबको नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रही है, पर एक तुम्हारी इच्छा से हो रही है, एक तुम्हारी इच्छा से नहीं हो रही है। तो ये वॉलंटरी मसल्स होती हैं, ये इनवॉलंटरी मसल्स होती है, बट सबको करता तो नर्वस सिस्टम ही है भाई, वो तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है। एक बारी बेटा थम्स अप दे दो, एक बार मेरे को थम्स अप दे दो अगर तुम्हें समझ में आ गया। तो स्केलेटल मसल्स को बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स, इन्हें वॉलंटरी इन नेचर बोला जाता है, इनका जो नेचर है वो वॉलंटरी है। मतलब कि मैम वी कैन कॉन्शियसली थिंक एंड कॉन्ट्रैक्ट देम। और बेटा एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा बाकी सबका। बहुत शानदार, आज बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है भाई, बहुत शानदार बेटा, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ये होती है इनवॉलेंट्री। लास्ट में मैं इनका भी एक समाप्ति एक्सप्रेस दे दूंगी ताकि आपको एक और बार क्विक रिवीजन हो जाए। बहुत छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी है वैसे तो, अरे भाई बहुत छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी, आई डोंट थिंक कि तुम्हें इतनी कोई वैसे भी प्रॉब्लम होगी लर्न करने में, क्लास में ही तुम्हें लर्न हो जाना चाहिए। और ये भी होती है इनवॉलेंट्री, मतलब आपने सोचा और कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा आप कार्डियक और आप स्मूथ मसल्स के साथ में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। फिर बात करते हैं स्केलेटल मसल्स। बेटा स्केलेटल मसल्स को देखोगे ना, फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है, फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है भाई, फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है। कार्डियक मसल से कंपेयर करोगे तो कम कर रही है, कार्डियक मसल फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन करती है भाई। दिल की जो मसल्स है भाई, पंप करना है पूरी बॉडी को ब्लड, मौत आ जाएगी, लिटरली मौत आ जाएगी। ये वाला तो मजाक मजाक में बोलते हैं, लिटरली मौत आ जाएगी। कार्डियक मसल्स का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना, आगे पढ़ेंगे भी, हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स जो होती है फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन करती है, कर भी पाती है। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोचॉन्ड्रिया, ठीक है, और इसके पास काफी अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है, इसीलिए तो इतनी तगड़ी कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये भी फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है और इसके पास भी अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, बट ये फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है और इसके पास सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। लेकिन अगर तुम स्मूथ मसल्स की बात करोगे ना, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा होगा कि तुम्हारी स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर भी रही है कि नहीं। खाना खाया, स्टमक में अपनी मूवमेंट चल रही है, तुम्हें नहीं पता चल रहा। इंटेस्टाइन में अपनी मूवमेंट चल रही है, तुम्हें नहीं पता चल रहा। ब्लड वेजल्स में अपने कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, तुम्हें नहीं पता चल रहा। आइरिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तुम्हें नहीं पता चल रहा, क्योंकि स्मूथ मसल्स स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करती है और इसीलिए उसमें लेस ब्लड सप्लाई होती है। कोई दुखदर्द समस्या बेटा इसमें, कोई दुखदर्द समस्या बेटा इसमें? यस, देखो स्केलेटल मसल्स में हम कह रहे हैं बेटा, स्केलेटल मसल्स में हम कह रहे हैं कि क्या बोला था मैंने अभी, फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस। पहले ब्लड सप्लाई के बारे में लिखो, है ना, हाई ब्लड सप्लाई, हाई ब्लड सप्लाई, फिर इसके बारे में लिखो बेटा लो ब्लड सप्लाई, लो नहीं लेस ब्लड सप्लाई, और इसमें लिखोगे बेटा लीस्ट ब्लड सप्लाई, लीस्ट ब्लड। और यार सॉरी अभी बेटा तुम अभी लिखना चालू कर दोगे, रॉन्ग, हाईएस्ट ब्लड सप्लाई। भाई इस अपोलो से बच के रहो, मेरे को खुद ही हार्ट अटैक आ जाता अभी। हाईएस्ट ब्लड सप्लाई, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे बेटा फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, हाँ देखा तुरंत आ गया, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, स्लो कॉन्ट्रैक्शन, स्लो कॉन्ट्रैक्शन,
फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन, फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है। अब बेटा ये बात सुनना, कार्डियक मसल्स को छोड़कर, क्योंकि कार्डियक मसल्स के केस में ये अप्लाई नहीं होता है, अदरवाइज ये इतनी फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है इसलिए ये थकती भी आसानी से है। थकने को बोलते हैं फेटीग होना। तो जितनी ज्यादा ये फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है उतनी इजीली ये फेटीग भी हो जाती है। और बेटा मसल्स फेटीग जो है माइटोकॉन्ड्रिया से भी रिलेटेड होता है। आपकी कार्डियक मसल्स आप देखोगे इतना कॉन्ट्रैक्ट करती है फास्ट, बट ये फेटीग नहीं होती कभी, ये थकती नहीं है कभी, क्योंकि जब ये थकी तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है बट नेवर गेट फेटीग। फेटीग का मतलब थकना, नेवर गेट फेटीग। एक तो इसके पास भर भर के माइटोकॉन्ड्रिया होता है, भर भर के एनर्जी स्टोर होती है, भर भर के ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए ये थकती नहीं है, इतना फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये तो महारानी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, अपनी ही तेजी में जा रही हैं, कछुए की चाल चल रही हैं, तो ये थकती भी बेटा, थकती सब है बेटा, सबको होती है, बट कोई जल्दी ये नहीं, ये भी थक रही हैं, ये भी थक रही हैं, बट ये इतनी फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ये इजीली थक जाती हैं, जल्दी थक जाती हैं। लेकिन बेटा आपकी स्मूथ मसल्स स्लो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और इसीलिए ये थकती भी लेट है, स्लो फटीग होता है। ये महारानी नेवर गेट्स फटीग। अगर फटीग हुआ तो फटीग हो जाएगा, समझ गए? फटीग का मतलब थकना, फटीग का मतलब थकना। स्केलेटल मसल्स में हम लिखते हैं इजीली फटीग, इजीली फटीग। फटीग का मतलब क्या है? थकना। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे बेटा स्लो फटीग, धीरे धीरे थकती हैं। और यहां पे हम लिखेंगे बेटा नेवर फटीग। यहां पे लिखोगे अबंडेंट, अबंडेंट मतलब भर भर के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और स्टोर्ड एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, थकती नहीं है। लैग हो रहा है क्या? ग्लिच हो रहा है क्या? एक सेकंड बेटा, अब तो ठीक हो गया होगा, अब तो ठीक हो गया होगा। बीच में ब्लर हुआ था ना, बीच में स्क्रीन ब्लर हो गई थी ना। बच्चे का दिमाग देखो, फटीग को उससे रिलेट कर दिया, कह रहे पीडब्ल्यू कैमरा गॉट फटीग। अच्छी एप्लीकेशन करते हो तुम लोग बाय द वे, है ना? कह रहे बोर्ड गॉट फटीग, एप्लीकेशन गॉट फटीग। अब बेटा इंटरकैलेटेड डिस्क के बारे में लिख लेते हैं। उसकी प्रॉपर्टी जो है वो मैं बाद में लिखूंगी कि इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होती है, लेकिन यहां पे मैं ऐसे लिख देती हूं नो इंटरकैलेटेड डिस्क। प्रॉपर्टी क्या होती है वो आगे लिखेंगे, यहां पे फिलहाल हम ऐसे लिख रहे हैं नो इंटरकैलेटेड डिस्क। यहां पे हम लिखेंगे बेटा नो इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक हो गया ना? नो इंटरकैलेटेड डिस्क, यहां हम लिखेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट मैम। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। जगह नहीं है तो आगे जगह आगे एडजस्ट करके लिख लो यार, क्या लोड है। अब बस एग्जांपल्स लिखने हैं बेटा। अगर तुम स्केलेटल मसल्स, वैसे तो बहुत सारी है, तुम ऐसे लिख सकते हो आपकी बाइसेप, ट्राइसेप, आपकी फेशियल मसल्स, ईटीसी। सारा लिखने की जरूरत नहीं है, ईटीसी। आपके लिम्ब में काफी सारी मसल्स होती हैं जो स्केलेटल मसल्स है। स्मूथ मसल्स में आप लिख सकते हो जैसे ब्लड वेजल्स में होती हैं बेटा, आपकी ब्लड वेजल्स में होती हैं, आपके पापी पेट में होती हैं बेटा, आपके इंटेस्टाइन में होगी बेटा, आपके आई में आइरिस जो मसल्स होती हैं आंखों में, आइरिस मसल्स आपकी आई की, एक्सेट्रा यहां पे होती हैं बेटा। और ये तो हमारा एक इकलौता जिंदाबाद हार्ट, हार्ट। इंटरकैलेटेड डिस्क, बाइसेप और ट्राइसेप क्या होता है नालायक? बनाया नहीं है, कम से कम एग्जाम्पल तो मत दे कि तेरे पास है नहीं। दीज आर द बाइसेप मसल्स,
कभी बनाओगे बॉडी तब ना पता चलेगा, और फिर जैसी बॉडी बन जाती है फिर तुम शो ऑफ करते हो, ये तो बाइसेप हो गई, फिर जब ऐसे करते हो तो ये ट्राइसेप यहां दिखती है, मैम की नहीं है भाई, ठीक है, तो यहां दिखती है ट्राइसेप मसल्स। चलो जी, यस, मैं ना स्क्रीन से दिखा रही, मेरे ट्राइसेप भी थोड़े से दिख सकते हैं, पता नहीं मुझे दिख रहे हैं कि नहीं, देखो थोड़ी से दिख रहे हैं क्या, बोलो हाँ मैम दिख रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ ट्राइसेप होती है। चलो इंटरकैलेटेड डिस्क के बारे में एक बारी लिख लें, डन डनाडन डन, डन डनाडन डन एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, डन डनाडन डन। चलो 6th पॉइंट का क्या सप्लाई करूं बोल रही हूँ बेटा, 6th पॉइंट का क्या मतलब बताऊं। स्केलेटल मसल्स में अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स भर भर के होते हैं, स्मूथ मसल्स में कम होते हैं, कार्डियक मसल्स में सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं, यस, ठीक है, बहुत शानदार। अब बेटा इंटरकैलेटेड डिस्क के बारे में बेटा 2 शब्द उसके बारे में लिख लेते हैं बेटा नोट डाल के, और एक और पॉइंट बेटा स्मूथ मसल्स के बारे में मुझे बताना है, एनसीईआरटी रीड करोगे तो वहां पे मिलेगा, और फिर वो मसल फाइबर के बारे में जो बताना है वो भी बता देती हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे नोट में नंबर 1 पॉइंट, व्हाट इज इंटरकैलेटेड डिस्क, और ये करती क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क होती क्या है, जो सिर्फ आपको कार्डियक मसल में दिख रही है, ये होती क्या है मैम, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैप प्लस adhering junction, गैप प्लस adhering जंक्शन। तो जब गैप और अडहेरिंग जंक्शन है तो इसका मतलब है कि मसल फाइबर के बीच में गैप जंक्शन की मदद से क्या हो रहा होगा, कम्युनिकेशन। आपके कार्डियक मसल्स में तो कम्युनिकेशन की जरूरत भी है ना बेटा, हार्ट को ब्लड पंप करना है। अब आप सोच के देखो, अगर मसल फाइबर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करे, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन होना चाहिए ना भाई। कम्युनिकेटिंग जंक्शन क्या करती थी, एक बारी मुझे बताना बेटा, एक बारी तो मुझे जरा देख के बताना। जैसे ये मसल फाइबर हो गई, से फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझना, मैं कह रही हूं इनके बीच बीच में अगर कम्युनिकेशन जंक्शन है, अब मैं तुम्हें ऐसे बना के बता रही हूं, तुम ऐसे समझ लो, अगर ऐसे कम्युनिकेटिंग जंक्शन है तो जो इन्फॉर्मेशन इसको मिलेगी वो आगे इसको भी मिलेगी, वो आगे इसको भी मिलेगी, वो आगे इसको भी मिलेगी, तो सारे मिलके एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सारे अडहेर्ड भी हैं, सारे बेटा चिपक के एक साथ भी हैं, ऐसा नहीं है अलग अलग हो गए, क्योंकि सीमेंटिंग जंक्शंस भी तो हैं, और सारे मिलके एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि कार्डियक मसल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, गैप जंक्शंस। दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ गैप एंड एडहेरिंग जंक्शंस, इंटरकैलेटेड डिस्क, द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ बेटा कार्डियक मसल फाइबर। यस, तो ये वाली बात तो हो गई बेटा। एक और आप लिख लो, सम स्मूथ मसल्स, सम नहीं, आप लिखो स्मूथ मसल्स may also have गैप जंक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। देखो आपके में ना स्मूथ मसल्स के टाइप तो दिए नहीं हुए हैं, जब बहुत पहले बेटा 5-6 साल पहले या 7 साल पहले भी आप देखोगे जब ये पढ़ाया जाता था तो स्मूथ मसल्स के बेटा वो बोले जाते थे, टाइप्स पढ़ाए जाते थे, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स, मैंने भी पढ़ाए हुए हैं। लेकिन अभी आपके एनसीईआरटी में सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट दिया नहीं हुआ है, आपके किसी काम का नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है स्मूथ मसल्स मे हैव। इसको देखना, सारे स्मूथ मसल्स में नहीं होता बट ज्यादातर में होता है। स्मूथ मसल्स के पास भी कम्युनिकेटिंग जंक्शंस होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं, बट बेटा वो ये नहीं है, वो इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं है, वो इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होती। They are not intercalated disc, they are simply the gap junctions। क्या आपको ये बात मेरी समझ में आ रही है? वो सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या होती है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, गैप जंक्शंस होती है, वो इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होता, वो इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होता। अभी भी लैग हो रहा है, ये बच्चे से स्पैम कर रहे हैं, एक बार पूछ लेना बीएम से,
मुझे भी नहीं दिख रहा, ये कुछ बच्चे कुछ दिनों से स्पैम भी बहुत कर रहे हैं, एक बार पूछ लेना, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आएगी तो एक बार थम्स अप दे दो बेटा। इनके पास गैप जंक्शंस होते हैं, दे आर नॉट बेटा इंटरकैलेटेड डिस्क, दे आर स्पेसिफिकली गैप जंक्शंस। अभी एनसीईआरटी में रीड कराऊंगी आपको, अभी एनसीईआरटी में रीड कराऊंगी आपको। थर्ड पॉइंट, मसल्स आर मेड अप ऑफ, मसल्स आर मेड अप ऑफ parallelly arranged, parallelly arranged मसल फाइबर्स। और ये मसल फाइबर्स क्या होते हैं? मसल के सेल। ये मसल फाइबर क्या होते हैं? मसल के सेल। parallelly arranged muscle fiber, muscle cell, which further has units called myofibrils। अभी समझा दे रही हूं। सॉरी बेटा, अभी समझा दे रही हूं। मैम गैप जंक्शंस तो वैसे भी सबके पास होते हैं बेटा। प्रभजीत, ऐसा मैम ने कब कहा? ऐसा तो मैम ने कभी नहीं कहा बेटा। एक बारी मैं ये लास्ट वाली लाइन समझा दूं बेटा, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, फिर थोड़ा सा मैं आपको वो एनिमेशन दिखाऊंगी, ठीक है। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, जल्दी बेटा, यस एवरीबॉडी। डन 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 डन, प्यारे सपोलोन जल्दी बताएंगे। यस एवरीबॉडी। देखिए जी, सिंसीशियम वर्ड अगर एनसीईआरटी में इस चैप्टर में दिया हुआ है तो मतलब समझा दूंगी, अगर नहीं दिया हुआ होगा तो नहीं समझाऊंगी, फिर वो मैं वही समझाऊंगी लोकोमोशन में, ठीक है बेटा। सबसे पहली चीज तो हमने लिखी इंटरकैलेटेड डिस्क सिर्फ कार्डियक मसल्स में होती है। होती क्या है? गैप जंक्शंस और अडेरिंग जंक्शंस का एक कॉम्बिनेशन होती है। अडेरिंग जंक्शन सीमेंटिंग जंक्शंस है और गैप जंक्शंस कम्युनिकेटिंग जंक्शंस है। इंटरकैलेटेड डिस्क इन दोनों का बेटा मतलब कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ आपके कार्डियक मसल फाइबर्स में होती है। बट मैम स्मूथ मसल्स में भी गैप जंक्शंस दिख सकते हैं ताकि वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, एक साथ रिलैक्स करे, क्योंकि गैप जंक्शंस का मतलब है कम्युनिकेटिंग जंक्शंस, कम्युनिकेट कर पा रही है। और लास्ट लाइन मैंने लिखी हुई है कि मैम मसल इज मेड अप ऑफ पैरेलली अरेंज्ड मसल फाइबर। जो मसल की सेल है, जो मैंने आपको समझा भी दिया था, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सिलिंड्रिकल, बट हर किसी का सिलिंड्रिकल नहीं होता है, उसने एक जनरलाइज्ड दे दिया है। स्मूथ मसल्स में यही मसल फाइबर फ्यूजी फॉर्म है, टेपर्ड है। कार्डियक और आपके स्केलेटल मसल्स के केस में ये सिलिंड्रिकल है। अब मैंने यहां पे एक और लाइन ऐड की है जो शायद तुम्हें कंफ्यूज करे कि मैम मसल्स आर मेड अप ऑफ पैरेलली अरेंज्ड मसल फाइबर, ये बात तो समझ में आ रही है, बट विच फर्दर हैज यूनिट कॉल्ड मायोफाइब्रल्स, ये बात हमें समझ नहीं आ रही है। तो एक बार ही समझा दो, ये मैं आपको एनिमेशन से भी थोड़ा समझाऊंगी और ऐसे भी समझा देती हूँ, ऐसे ही समझ आ जाएगा। ये समझो क्या है बेटा, ये है तुम्हारी मसल, ये है तुम्हारी मसल। अब वैसे तो मसल के अंदर मसल बंडल्स भी होते हैं, बट इन्होंने बताया नहीं है तो मैं तुम्हें जबरदस्ती अभी कंफ्यूज नहीं करूंगी, ओवर कंटेंट नहीं दूंगी अभी मैं। अगर आप समझो मसल के अंदर बेटा क्या है, यार ये युगल को बुलाना पड़ेगा बेटा, मुझे एक दो ना पेन की जरूरत है भाई। युगल जी, युगल बेटा, एक तो ना ये काम ही नहीं कर रहा है भाई, एक सेकंड रुकना बेटा। युगल यार, एक दो पेन्स मिलेंगे क्या? अब जैसे भाई ये देखो, ये ऐसे वाले पेन्स मिलेंगे क्या? एक और दे दे यार। जैसे ये समझो ये मसल है, जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी से, 2 मिनट चाहिए, स्लो नहीं। हाँ मैंने बोला कि पेन चाहिए जल्दी से, युगल और युगल का मित्र खड़ा होके मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये बेटा क्या है, ये है मसल, मसल के अंदर इस पेन को मानो ये है मसल फाइबर। तो ऐसे बेटा बहुत सारे मसल फाइबर होंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर्स होंगे जो पैरेलली अरेंज्ड होंगे। फिर मैंने कहा मसल फाइबर के अंदर क्या होगा, मसल फाइबर के अंदर यूनिट्स होती हैं जिन्हें मायोफाइब्रल्स बोलते हैं। यानी अगर मैं इसके अंदर तो रिफिल नहीं है, बट अगर समझो बेटा ऐसा कोई पेन है, युगल ओपी युगल ले आया बहुत सारे पेन्स, ठीक है। तो ऐसे बेटा क्या है पैरेलल, युगल एक बार आ जाएगा इधर, इधर आ।
पकड़ना पड़ेगा, युगल का फेस रिवील भी हो जाएगा। अरे तो क्या हो गया, इधर आ जा, जल्दी आ जल्दी, सर खुजा रहा है अभी, इसको हैंडसम बनना, पहले हैंडसम बन जाता हूं मैं, फिर इसको पकड़ एक बारी। तो ये ऐसे समझो कि ये क्या है बेटा, ये है आपका मसल और ये है आपके मसल फाइबर्स जो इस तरीके से बेटा इसके अंदर पैरेलली अरेंज्ड होते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर तो रिफिल नहीं है, बट आपको इमेजिन करना है कि इस पेन के अंदर रिफिल है, और रिफिल को अगर मैं ऐसे बाहर निकाल दूं तो वो रिफिल क्या होगा, मायोफाइब्रिल्स होंगे। वो रिफिल क्या होगा, मायोफाइब्रिल्स होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने यहां पे लिखा हुआ है विच फर्दर हैज मायोफाइब्रिल्स, यानी मायोफाइब्रिल आपकी पेन की रिफिल हुई, आपका पेन क्या हुआ, मसल फाइबर, और मसल फाइबर सारे किसके अंदर प्रेजेंट है, मसल के अंदर, ठीक है। धन्यवाद युगल, थैंक यू। अरे कौन सा पेन है अपना, कोई भी ले लो। यस एवरीवन, डन 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 डन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? नलायको जल्दी बताओ। सपोलो, बहुत मेहनत से मैंने तुम्हें समझाया, इतना कार्यक्रम और बेटा सहा नहीं जाएगा तुमसे। चलो ठीक है, एक एनिमेशन भी दिखा दूंगी अभी, पहले आप ये समझो। चलो ठीक है ना, अब तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और बेटा फिर लोकोमोशन में पूछूंगी ना, तो नाटक मत करना कि मैम हम भूल गए हैं। लोकोमोशन में यहीं से फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। देखो, ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर, जरूरी नहीं है सिलिंड्रिकल हो, जरूरी नहीं है सिलिंड्रिकल हो, ठीक है। सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड पैरेलली, अरेंज्ड इन अ पैरेलल एरे, पैरेलल वे में अरेंज्ड है, ठीक है। These fibers are composed of numerous, बहुत सारे फाइन फाइब्रल्स कॉल्ड मायोफाइब्रल्स। बोला इन्हीं फाइबर्स के अंदर बहुत सारे न्यूमरस फाइन यानी और भी पतले स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है मायोफाइब्रल्स। इनको वैसे ये चीज यहां पे नहीं देनी चाहिए थी, गलत बात है, बट इन्होंने दी है बेटा, ठीक है। मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है शॉर्ट हो जाना, जैसे मैंने तुम्हें लिखवाया, इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, जब इन्हें स्टिमुलस दिया जाता है। एंड देन रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब वापस से लेंदन हो गए, एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन, कोऑर्डिनेटेड वे में। बेटा बहुत मेहनत आप लोगों के लिए लगती है जब मैं एनसीईआरटी की रीडिंग आप लोगों को कराती हूँ। जब ऑफलाइन पढ़ाते थे, ये इसीलिए बार बार बताना जरूरी है ताकि तुम्हें ये अंदाजा हो कि आपके लिए आपके टीचर्स बेटा जेन्युइनली बहुत एफर्ट्स डालने की कोशिश करते हैं। और जब आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है तो आप उसको कामचोरी के फॉर्म में मत लें बेटा, क्लास में पढ़ें। ये एक्स्ट्रा इनपुट्स है जो आपको करने चाहिए एफर्ट्स, लेकिन हम इसलिए करते हैं क्योंकि मेरा बच्चा मेरे साथ साथ पढ़ लेगा, कम से कम बाद में ना पढ़े, पर एक एक लाइन मेरे साथ में कर लेगा, उसकी एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका फायदा उठाना। ब्राइटनेस कम करवा दूं युगल, ब्राइटनेस कम करवा देते हैं युगल। इसका ब्राइटनेस कम हो सकता है क्या, इसका ब्राइटनेस कम हो सकता है क्या, थोड़ा, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बैठ भी जाना, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दे। देयर एक्शन मूव द बॉडी टू एडजस्ट to the changes in the environment and to maintain the positions of various parts of the body। बोला ये जो आप कोऑर्डिनेटेड वे में बेटा कर रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप एनवायरनमेंट में कोई भी मूवमेंट या लोकोमोशन आपको करना हो, बॉडी के एडजस्टमेंट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के पोजीशंस को चेंज करने के लिए, इसलिए आप कर रहे होते हो, ठीक है। In general, muscles play a very active role in all the movements of the body. Of course, muscles in general बहुत active role play करते हैं in general बेटा movement of the body। 3 तरीके के muscles है, skeletal, smooth और cardiac muscles, ठीक है। आगे देखो बेटा, skeletal muscles closely attached to skeletal bones। ये मैंने आपको कल ही बताया था, ये लिखने की जरूरत नहीं है। skeletal muscles, थोड़ी देर बैठ जाना युगल। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं बेटा वो आपके स्केलेटल बोन से अटैच होती हैं, जैसे आपकी बाइसेप मसल्स हो गई, यहाँ मसल्स जो हैं बोन्स के काफी क्लोज अटैच होती है, जिनकी मूवमेंट से आप यूजुअली ये जो वॉलंटरी मूवमेंट्स कर रहे हो ये आप कर पाते हो, ठीक है। इन अ टिपिकल मसल सच एज अ बाइसेप, स्ट्राइएटेड, स्ट्राइएटेड के लिए बेटा एक और वर्ड यूज किया जाता है स्ट्रिप्ड, स्ट्राइएटेड के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है स्ट्रिप्ड। मैं यहाँ पे बेटा लिख देती हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। स्ट्राइएटेड के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है बेटा स्ट्रिप्ड। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, स्ट्राइएटेड के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है स्ट्रिप्ड, ऐड कर लो, ठीक है, स्ट्रिप्ड, ठीक है। देखो, skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion।
स्केलेटल मसल्स जो होती है पैरेलली अरेंज्ड होती है। ये वाली लाइन मैं आगे आपको समझा रही हूं, अभी यहाँ पे ध्यान मत दो। इसमें लिखा हुआ है शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेस सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर। इसको मैं आगे लिखवा रही हूँ बेटे। ये पता नहीं ना, इन लोगों की ना बहुत गलती है। ये लोग ना इतना कचरा मचाते हैं, कहीं कुछ ऐसे दे दिया है, कहीं कुछ वैसे दे दिया है, कभी कुछ वैसे दे दिया है, कभी कुछ वैसे दे दिया है। आधी एक्सप्लेनेशन लोकोमोशन में है, आधी एक्सप्लेनेशन यहाँ है, इनकम्प्लीट देते हैं और बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो ये मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। बेटा पढ़ लो यार, बेटा पढ़ लो यार, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? चलो मैं लाइट ऑन कर दे रही हूँ। बेटा तुम पढ़ते नहीं हो ना, बड़ा दुख लगता है यार। इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम बेटा सिर्फ कॉमेंट बाजी कर रहे हो। स्मूथ मसल फाइबर टेपर एट बोथ द एंड्स, फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं, एंड डू नॉट शो स्ट्राइएशंस। कोई स्ट्राइएशंस ये शो नहीं करती है। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। ये वाली चीज भी मैं अभी आपको बता रही हूँ। हाँ अभी ठीक है। बोला सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर। बेटा कौन सी सेल जंक्शन स्मूथ मसल्स को होल्ड करेगी टुगेदर? एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर। होल्ड एंड एक्चुअल में आपकी स्मूथ मसल्स में होती हैं, सारे में नहीं होती हैं, बट कईयों में होती हैं गैप जंक्शंस, कईयों में होती हैं गैप जंक्शंस। ये कनेक्टिव टिश्यू की जो बात कर रहे हैं ना बार बार, जैसे यहां पे भी बोला अ शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेस सेवरल मसल बंडल्स टुगेदर। ये मैं अभी आपको समझा देती हूँ। वैसे लोकोमोशन वाले चैप्टर का है ये, ठीक है। अब देखो, द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ब्लड वेजल, स्टमक, इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू। इन सब में स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं क्योंकि आप इसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। We usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do in case of skeletal muscles. हम इसको केवल सोचें और कॉन्ट्रैक्ट कर दें, ऐसा स्केलेटल मसल्स में नहीं हो सकता है, ऐसा स्मूथ मसल्स में नहीं हो सकता जैसा कि स्केलेटल मसल्स में होता है। हम सोचते हैं और हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम स्मूथ मसल्स में सोचते हैं लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री होती है। Cardiac muscle is a contractile tissue present only in heart. Cell junctions fuse the plasma membrane of cardiac muscle cells and make them stick together. Communicating junctions, intercalated disc. यहाँ पे तो लिखा हुआ है communicating junctions, पर ये adhering junctions और communicating junctions दोनों होती हैं, ठीक है। और सेल जंक्शंस की मदद से ये एक्चुअल में सेल्स के बीच बीच में है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज कर रही है। सेल जंक्शंस जो हैं ये सेल्स के बीच बीच में होती हैं क्योंकि दो सेल्स के बीच का कनेक्शन होती हैं ये, वही उसमें बोला है सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। सेल जंक्शंस होती हैं जो दोनों के बीच में होती है, दोनों को स्टिक रख रही है, अडेरिंग जंक्शंस है, ठीक है। At some fusion point, it allow the cell to contract as a unit. When one cell receive the signal to contract, its neighbor also stimulated to contract. बोला एक सेल को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो इंफॉर्मेशन दूसरे सेल के पास भी चली जाती है। तो एक सेल के पास इंफॉर्मेशन आई कॉन्ट्रैक्शन की तो दूसरा सेल ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है बाई कम्युनिकेटिंग जंक्शंस, बाई कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। बेटा क्या आपको समझ में आया एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है? अब वो कनेक्टिव टिश्यू वाली बात मैं आपको बता देती हूँ। पहले मुझे बता दो बेटा, डन 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 हो गया यहां पे ये कनेक्टिव टिश्यू, या आगे समझ में आएगा। मैं एक छोटे से लाइन में आपको बस ये चीज समझा दे रही हूँ कि इट शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होल्ड सेवरल बंडल्स ऑफ मसल्स टुगेदर। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रही हूँ। ये एनसीईआरटी का वही डायग्राम है। यस यस। अगर आप कार्डियक मसल्स को देखो तो सॉरी, अगर आप स्केलेटल मसल्स को देखो, बड़ी ही प्रोमिनेंट स्ट्राइएशंस आपको नजर आ रही है। न्यूक्लियस बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड है, पेरीफ्री में पोजीशन है। स्मूथ मसल्स बेटा आप देखोगे टेपर्ड एट बोथ द एंड्स, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है और स्मूथ है, कोई इसमें स्ट्राइएशंस नहीं है। कार्डियक मसल्स जो होती हैं इनमें देखो बेटा इंटरकैलेटेड डिस्क है, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें भी स्ट्राइएशंस होती हैं बट प्रोमिनेंट नहीं होती हैं, फेंट होती है। एक एनिमेशन में आपको दिखाती हूँ, छोटा सा एनिमेशन दिखाती हूँ। वैसे तो ये बेटा लोकोमोशन में दिखाया जाता है बट मैं आप लोगों के लिए स्पेशली लेके आई हूँ कि इनकेस अगर कोई छोटी सी भी कंफ्यूजन हो ना तो वो आपको ना रहे। इस डायग्राम को थोड़ा ऑब्जर्व करोगे बेटा, इस डायग्राम को थोड़ा ऑब्जर्व करोगे। ये ऐसी बेटा मसल्स होती हैं, जैसे ये पूरी मसल है। मसल के अंदर जब तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये छोटी 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 मसल बंडल्स हैं, जो यहां पे तो नहीं दिया हुआ पर आगे दिया हुआ है। एक बार ही देखो, ये मसल बंडल्स है,
छोटी छोटी। एक बार ऑब्जर्व करना बेटा और मुझे बताना, इससे सिर्फ एक बार देखो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे हमने ये यहाँ की मसल का जूम सेक्शन देखा, और जब मसल का सेक्शन देख रहे हैं ना बेटा, तो मसल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी मसल बंडल्स हैं जिन्हें मसल बंडल्स बोलते हैं। ये एक बंडल को बड़ा करके दिखाया है, ये एक मसल बंडल को बड़ा करके दिखाया है। जब इस मसल बंडल को बड़ा करके दिखाया है ना, तो इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना बेटा, ये होती है आपकी मसल फाइबर। और यही हम बोलते हैं कि मसल बंडल के अराउंड एक कनेक्टिव टिश्यू होती है। और मसल बंडल के अराउंड ही नहीं होती है बेटा, बल्कि मसल फाइबर के अराउंड भी होती है। मसल के अराउंड भी कनेक्टिव टिश्यू होती है, मसल फाइबर्स के अराउंड भी कनेक्टिव टिश्यू होती है, मसल बंडल के अराउंड भी कनेक्टिव टिश्यू होती है। अब आप ये वाली चीज एक और बार ऑब्जर्व करो बेटा, एक और बार ऑब्जर्व करो बेटा। ये मसल बंडल है, ये मसल बंडल है, मसल बंडल के अंदर देखो ये मसल फाइबर्स बनाए हुए हैं। कितना प्यारा एनिमेशन है, कितना प्यारा एनिमेशन। अभी ये दिखा रहे हैं जब आप दौड़ रहे हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अभी, है ना। ये मसल्स में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को बता रहे हैं। बट एनीवे आपको ये नजर आ रहा है बेटा, एंडोमाइसियम क्या है ये सब आप ध्यान मत दो। ये एक मसल बंडल था, जब मसल बंडल को खोल के देखा तो उसके अंदर ये मसल फाइबर्स हैं। और जब आप मसल फाइबर को भी खोल के देखोगे ना बेटा, तो मसल फाइबर के अंदर क्या होता है, मायोफाइब्रिल्स, यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ये देखो, ये देखो, जब आप मसल फाइबर के अंदर भी झांक के देखोगे ना, ये देखो मसल फाइबर के अंदर भी क्या है बेटा, मायोफाइब्रिल्स। क्या सबको ये बात समझ में आई? ये इस चैप्टर का नहीं है, ये चैप्टर लोकोमोशन का है। बट मैंने आपको यहां पे क्यों दिखाया, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। ये पूरा मसल के अंदर होते हैं बंडल्स, मसल बंडल्स। बंडल्स के अंदर क्या होते हैं, मसल फाइबर्स। मसल फाइबर के अंदर क्या होते हैं, मायोफाइब्रिल्स। आपको इस चैप्टर, इस चीज को मैं वापस से आपको दिखाऊंगी लोकोमोशन वाले चैप्टर में। इस चीज को मैं वापस से आपको दिखाऊंगी बेटा लोकोमोशन वाले चैप्टर में। ये यहां का नहीं है, बट बेटर क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैंने थोड़ा सा यहां पे दिखा दिया। कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं? तो वो बेटा कनेक्टिव टिश्यू की बात लिख लें, या तो बेटा ये आप नोट कर लो, ये आप एक नोट डाल के लिख लो जो यहां पे ये बात दी हुई है। इसकी बेटर एक्सप्लेनेशन और हम पढ़ेंगे बेटा लोकोमोशन वाले चैप्टर में। अ कनेक्टिव टिश्यू, अ कनेक्टिव टिश्यू, अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर encloses several bundles of muscle fiber। इसकी और एक्सप्लेनेशन हम, बेटर एक्सप्लेनेशन बेटा, सिर्फ मसल फाइबर के अराउंड नहीं होती है कनेक्टिव टिश्यू, मसल के अराउंड भी होती है, मसल फाइबर के अराउंड भी होती है। ये हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम, अब है बेटा, वेरी गुड मैम, जल्दी करवाइए, नर्वस टिश्यू भी पढ़ना है। अरे बेटा कोई रेस थोड़ी है, आराम अपना पढ़ो बेटा, पढ़ो मस्त होके आराम से पढ़ो, तुम टेंशन ना लो भाई, तुम आराम से पढ़ो। व्हाट इज द रोल ऑफ स्ट्राइएशंस? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई रिया। स्ट्राइएशंस के बिना तो भाई मायोफाइब्रिल्स जो है ना, अब तुम आगे पढ़ना, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रहा है, इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से भाई। और उनकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है कि तुम्हें वो बैंड्स नजर आते हैं, उनके बिना वो क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन्स होते हैं, मायोफिलामेंट्स, मायोफाइब्रिल्स, वही तो आगे जाके कॉन्ट्रैक्शंस करवाएंगे, ठीक है। तो अगेन उस चैप्टर का पार्ट है। लास्ट बेटा इस टिश्यू वाले टॉपिक का, फिर तो वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे। देखो एनसीईआरटी में न्यूरल टिश्यू सिर्फ इतना दिया हुआ है, न्यूरल टिश्यू सिर्फ इतना दिया हुआ है। अब बेटा कई बच्चे सोचते हैं कि न्यूरॉन बनवाओ ही मत, क्योंकि हमने तो पहले बनाया हुआ है, इतना छोटू सा न्यूरॉन बनाया हुआ है। बट बेटा आपको बनाना पड़ेगा न्यूरॉन, भले ही आपने करोड़ों बार बनाया, पर आप उसमें करोड़ों बार गलती भी कर सकते हो। तो भले ही एनसीईआरटी में छोटा सा दिया हुआ है, पढ़ना एनसीईआरटी वाला ही है, बट बेटा डायग्राम न्यूरॉन का हमें बनाना है, जो हमने बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब बेटा एक बारी मेरी बात सुनो, एक बारी पहले क्विक बेटा मसल्स का रिवीजन कर लेते हैं, फिर न्यूरल टिश्यू झटपट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आंख बंद करो और मेरे साथ एक बारी बेटा स्टार्ट करो, ठीक है। मसल्स के बारे में और भी डिटेल्स बची हुई है जो लोकोमोशन में पढ़ी जाएगी, ठीक है। एक बारी बेटा मेरे साथ रिवीजन करो, मैं प्रॉपर्टीज ऐसे बताऊंगी, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, ठीक है। तो स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक ऐसे करके करेंगे, ठीक है ना। सिलिंड्रिकल, फ्यूजीफॉर्म, या फिर क्या बोलते हैं उसको बेटा, पहले ही भूल गए, फ्यूजीफॉर्म को क्या बोलते हैं, और स्पिंडल। सिलिंड्रिकल, फ्यूजीफॉर्म, स्पिंडल और सिलिंड्रिकल।
Unbranched, unbranched, branched. Multinucleated, peripheral in position, uninucleated, center in position, uninucleated, center in position. Striated muscles या stripped muscles because prominent dark and light bands or striations seen. No striations, faint light striations, but ये भी striated muscles हैं. No intercalated disc, no intercalated disc, intercalated disc present. Voluntary, involuntary, involuntary. Rich blood supply, low blood supply, highest blood supply. Fast contractions, slow contractions, fastest contractions. Easily fatigued, slow fatigue, never get fatigue. That's all. हो गया रिवाइज, क्विक रिवीजन हो गई, क्विक रिवीजन हो गई. ठीक है, डन डन डन. अनब्रांच्ड, unbranched and branched, that's all, that's all. ठीक है, that's all. Done done done. Yes everybody, done done done. अब बेटा न्यूरल टिश्यू, जिसे हम नर्वस टिश्यू भी बोलते हैं, बोर्ड की ब्राइटनेस नॉर्मल कर देना. न्यूरल टिश्यू जिसे हम नर्वस टिश्यू भी बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. सबसे पहले तो बेटा इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं. सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा. न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू की क्या प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये हम तभी देख पाएंगे, पहले हमें इसका कॉम्पोजिशन देखना पड़ेगा कि न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू का कॉम्पोजिशन क्या होता है. ठीक है, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी. ठीक है, मजा आया, बहुत बहुत मजा आया, मुझे भी बड़ा मजा आया. ठीक है, अरे मजेदार टॉपिक है भाई, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो मजा आएगा. अभी आप अगले क्लास में फ्रॉग पढ़ोगे ना, तो तुम्हें डबल मजा आएगा. तुम्हें लग ही नहीं रहा है कि तुम फ्रॉग की जो सिस्टम्स होती है ना, हमसे बड़ी बड़ी मिलती जुलती है, तो मजा आता है फ्रॉग पढ़ने में. बड़ा अच्छा सिस्टम होता है ना. कॉकरोच का भी कई लोगों से मिलता जुलता सिस्टम है, बट ठीक है, जेन्युइनली फ्रॉग का, क्योंकि फ्रॉग भी वर्टिब्रेटा है, तो मिलता जुलता सिस्टम है, तो मजा आता है उसको पढ़ने में भी. नर्वस टिश्यू को बेटा सबसे पहले ना हमें इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे, इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ पाओगे. अगर मैं नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू को देखूं, इसको आप दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हो बेटा. इसको आप दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हो. एक होती है इसमें जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, दैट इज बेटा, एक बच्चा कह रहा है माई सिस्टर, नलायक, पिट जाएगा, पिट जाएगा, कह रहे माई सिस्टर इज कॉकरोच. भाई, और तुम जो सपोले हो, स्नेक हो, तुम्हारा तो रेप्टिलियन, तुम्हारी जो क्लास रेप्टिलिया है, उसका क्या. न्यूरल टिश्यू, नर्वस टिश्यू में एक होता है बेटा न्यूरॉन, देखना बड़े आए, बहनों पे चिपका दिया आपने. एक होता है बेटा न्यूरोग्लियल सेल. वैसे तो मेरा भाई भी बेटा कम सपोला नहीं है. न्यूरोग्लियल सेल बड़े वाला सपोला था वो, पहले तो बड़े वाला सपोला. वैसे तो मैं भी कम सपोली नहीं थी, मैंने भी अपनी बहनों के लिए काफी सपोले वाले काम किए हैं. उसकी कहानी कभी और सुनाऊंगी. ठीक है, तुम लोगों को उसकी कहानी, मैंने अपने लास्ट ईयर के अर्जुनास को वो कहानी सुनाई है, मैं कितनी बड़ी वाली सपोली थी. ठीक है ना, तो मैं वो हरकतें पहचानती हूं तुम्हारी. न्यूरॉन, न्यूरोग्लियल सेल्स, ये आपके न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू के दो कंपोनेंट्स होते हैं. दो कंपोनेंट्स होते हैं. नहीं, लैंडस्केप पे बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल बना लो, लैंडस्केप पे बनाने की कतई जरूरत नहीं है. जब आप न्यूरॉन्स की बात करते हो ना बेटा, तो इन्हें बोला जाता है, सबसे पहली बात तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू. तो मैम वो क्या कर रही हैं फिर, अगर यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है तो वो क्या कर रही है, फंक्शन अगर न्यूरॉन्स कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं मैम, वो क्या कर रहे हैं बेटा. न्यूरोग्लियल सेल भले ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी की पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये भले ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नहीं है, बट दे मेक अप more than 50% volume, 50% वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू. आप सोच के देखो, ये भाई साहब स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट नहीं है, ये सपोर्टिंग सेल्स होती हैं बेटा.
ये सपोर्ट करती हैं न्यूरॉन्स को, ये उनको प्रोटेक्ट करती हैं, ये उनकी पैकेजिंग करती हैं। जैसे आप गिफ्ट के ऊपर गिफ्ट रैप लगाते हो ना, वैसे ही न्यूरॉन्स के ऊपर रैपिंग करती है। कोई मुझे बता पाएगा किस चीज की रैपिंग? कोई मुझे बता पाएगा किस चीज की रैपिंग होती होगी न्यूरॉन के ऊपर, एक्सॉन्स के ऊपर? आपने पढ़ा है? कहीं तो पढ़ा है आपने। तो न्यूरॉन तो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, बट उसको बचाने का काम, उसको सपोर्ट करने का काम इन सेल्स का है, न्यूरोग्लियल सेल्स। माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, ये आपके न्यूरॉन की पैकेजिंग होती है। वेरी गुड, सबसे पहले किसी ने आंसर दिया था बट उसका नाम मैं पढ़ नहीं पाई। माइलिन शीथ की कवरिंग होती है जो आपके न्यूरोग्लियल सेल्स कर रहे होते हैं बेटा। श्वान सेल्स का नाम आपने सुना है। वो श्वान सेल क्या है? वो श्वान सेल नर्वस टिश्यू का पार्ट है, न्यूरल टिश्यू का पार्ट है, बट वो न्यूरोग्लियल सेल है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी एक नाम आप पढ़ोगे। सिर्फ ये दो आप न्यूरोग्लियल सेल्स का नाम पढ़ोगे, बाकी तो आप आगे न्यूरल वाले चैप्टर में इनके बारे में डिटेल में पढ़ोगे कि ये कोई स्ट्रक्चर, ये कंडक्शन नहीं करती है, ये एक्साइटेबल नहीं होती है, लेकिन ये सपोर्ट कर रही होती है और न्यूरॉन से ज्यादा प्रेजेंट होती है। ये पूरे नर्वस टिश्यू का 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा तो न्यूरोग्लियल सेल्स है, मोर देन 50% वॉल्यूम। नहीं ये एक्साइटेबल है, नॉन एक्साइटेबल मतलब इनको स्टिमुलस दो तो ये रिस्पॉन्स नहीं शो करती हैं। ना ही इनमें कंडक्शन होता है, नो कंडक्शन। कंडक्शन होता है ना बेटा, न्यूरॉन्स का क्या काम होता है? न्यूरॉन्स का क्या काम होता है बेटा? कंडक्शन होता है कि नहीं? बचपन में पढ़ा था कि नहीं? डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, सेल बॉडी में जाती है, फिर एक्सॉन से जाती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कंडक्शन होता है। हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, कैसे पता चला हाथ पीछे करना है? पिन चुभोई, कैसे पता चला हाथ पीछे करना है? क्योंकि न्यूरॉन्स बेटा इंफॉर्मेशन लेके जा रही है नर्वस सिस्टम के पास, फिर वहां से इंफॉर्मेशन वापस आ रही है। स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स शो करते हो लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, और कंडक्शन हो रही होती है इसके अंदर। और कंडक्शन पूरी कैसे होती है उसकी तो डिटेल न्यूरल वाले चैप्टर में है। ये कंडक्शन नहीं शो कर रही है भाई, ये एक्साइटेबल भी नहीं है, लेकिन ये सपोर्ट और पैकेजिंग करती हैं। दे हेल्प इन सपोर्ट एंड पैकेजिंग ऑफ न्यूरॉन। एग्जाम्पल जैसे कि श्वान सेल्स बेटा, आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ने भी वाले हो। श्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये एग्जाम्पल होते हैं बेटा आपके न्यूरोग्लियल सेल्स के। ये एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा न्यूरोग्लियल सेल्स के। यस, ये एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा न्यूरोग्लियल सेल्स के। ठीक है, तो ये सपोर्ट और पैकेजिंग कर रही है, पैकेजिंग कर रही है। क्या पैकेजिंग कर रही है आप लिख सकते हो, जैसे फॉर्म स्माइलिन, इस तरीके से पैकेजिंग कर रही है बेटा, माइलिन शीथ बना रही है। कंडक्शन क्या होता है? जैसे आपकी बेटा वायर्स में कंडक्शन नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता, वैसे ही न्यूरॉन्स में होता है। पढ़ेंगे आगे। ये सबसे पहली बात है, ये एक्साइटेबल सेल्स हैं, अमाउंट में कम है बट ये एक्साइटेबल सेल्स है। आपको वापस से मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, वो मतलब आपको पता है कि आपने स्टिमुलस दिया तो बेटा ये रिस्पॉन्स शो करेंगी। मैम कंडक्शन हो रही होती है इसमें, कंडक्शन शो हो रही होती है, कंडक्शन इज सीन, है ना? यस, डन। डिटेल में तो बेटा कंडक्शन होता कैसे है, कैसे मैम न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन आगे की तरफ पूरी पास होती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बोलते हैं। यस, ठीक है। दी फ्लो ऑफ करंट
और इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है, वो तो बेटा डिटेल में हमें करना है आगे वाले चैप्टर में। फिलहाल तो आपके पास मैम न्यूरल टिश्यू का एक पार्ट होता है न्यूरॉन, एक पार्ट होता है न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स मोर देन 50% ऑफ द नर्वस टिश्यू बनाते हैं, लेकिन वो एक्साइटेबल सेल्स नहीं होते, वो कंडक्शन भी शो नहीं करते, वो सिर्फ सपोर्ट कर रहे होते हैं न्यूरॉन्स को, पैकेजिंग कर रहे होते हैं। पैकेजिंग में जैसे आप माइलिन शीथ बनाते हैं, माइलिन शीथ बनाते हैं। अब इसमें एग्जांपल में जैसे आपने लिखा हुआ है मैम श्वान सेल एक एग्जांपल हो गया, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो गए, ये एग्जांपल्स है न्यूरोग्लियल सेल्स के, जिनके बारे में डिटेल में चर्चा करनी है नर्वस न्यूरल वाले चैप्टर में। यहां पे आप बोल रहे हो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ये एक्साइटेबल सेल्स है, इनमें कंडक्शंस बेटा होती हैं। इस पोर्शन का, इस वाले पार्ट का बेटा यहां तक नोट कर लिया है ना आप लोगों ने, यहां तक नोट कर लिया है ना आप लोगों ने। हाँ, माइलिन की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, ठीक कर लेते हैं, कोई नहीं, ठीक है। चलो, इसका जो हमें अगले दिन कवर करना है, जो छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, बट आप थोड़ा सा इसको पढ़ के आना, क्योंकि ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ होता है कई बार, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आना, दिस विल बी द लास्ट पार्ट, फिर हम फ्रॉग भी स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इस चैप्टर में ये बनाया हुआ नहीं है, बट मैं इसलिए बनवाती हूं क्योंकि बनवाना जरूरी है बेटा, बिना न्यूरॉन को बनाए आप नर्वस टिश्यू पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। आप बिना न्यूरॉन को बनाए हुए नर्वस टिश्यू पढ़ ही नहीं सकते। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हमें बनाना है, फिर तो हमने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया। एक दो क्वेश्चंस न्यूरॉन से रिलेटेड अगर आपको मिल जाए तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो बेटा, एक दो क्वेश्चंस अगर आपको न्यूरॉन से रिलेटेड मिल जाए तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। नहीं बेटा, इसको मैं पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगी डायग्राम को, तो पढ़ाने का क्या मतलब है बेटा। आपका ब्रेक मैं नहीं ले सकती, बाकी लोग मुझे गाली देंगे, और मैं लेना भी नहीं चाहती बेटा, ऐसे कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसे कोई तेजी थोड़ी है कि हमारा टॉपिक सिलेबस छूटा जा रहा है, हमें नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, भागे भागे कुछ नहीं करना है, समय होता तो पूरा बनाते आराम से। और बेटा जो ब्रेक होता है वो ब्रेक होता है भाई, यूटिलाइज किया करो उस ब्रेक को, थोड़ा दिमाग को भी ब्रेक चाहिए होता है, वैसे ही तुम्हारा कम चलता है, वैसे ही स्पैमिंग में है, तो उसको बेटा फालतू के ना, मैं ब्रेक टाइम को आपके नहीं यूटिलाइज कर सकती बेटा, मेरे को पाप लगेगा। होमवर्क में बेटा न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी वाला मैं रीडिंग भी छोड़ दे रही हूँ, और आप इसको थोड़ा पढ़ के आना। थोड़ा सा फ्रॉग भाई साहब की मॉर्फोलॉजी के बारे में भी थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ के आ जाना, ठीक है। वो बोर्ड का ग्लिच है, स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है, स्पेलिंग रॉन्ग है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहीं पे बेटा हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पे हम समाप्ति करते हैं लेक्चर की, आज की लेक्चर की समाप्ति करते हैं। आई होप तुम्हें बेटा समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से, और मैं जेन्युइनली रिक्वेस्ट करूंगी एटलीस्ट जो सिंसियर बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बेटा, आप लोग अपना फीडबैक और अपना कमेंट जरूर छोड़ा करो, क्योंकि आप लोगों की ही बेटा कमेंट जो होती है हमारे लिए मोटिवेशन होती है। बाकी तो ये जो भी चलता है बेटा वो चलता रहता है, बट आप जेन्युइनली जरूर किया करो, और हम देखते हैं सारे कमेंट्स को, ठीक है। ये सॉन्ग मैं सुना दे रही हूँ भाई, और जूलॉजी मेडिजी के प्री ऑर्डर्स आप Amazon से भी कर सकते हो बेटा, मैं और PW के स्टोर से भी कर सकते हो। जिनको नहीं पता है जूलॉजी मेडिजी, उसमें 11th और 12th बेटा दोनों का ही सिलेबस है, हैंड रिटन फॉर्मेट में नोट्स हैं बेटा, और नोट्स बिल्कुल फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, नोट्स बिल्कुल डायग्रामेटिकली, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन है, और मैंने कोशिश की है कि बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं बहुत ज्यादा, मतलब वो कहानी के फॉर्म में ना देके थोड़े पॉइंट वाइज फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर सकूं, तो वो चीज है। आप चाहो तो Amazon और PW स्टोर दोनों से ऑर्डर कर सकते हो, और जब भी ऑर्डर करो तो मुझे बता सकते हो मैम हमने ऑर्डर किया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज मैंने एक गाना सोचा था पेरेंट्स को डेडिकेटेड, क्योंकि हमारी जर्नी में हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हम कभी कभी पेरेंट्स से गुस्सा हो जाते हैं, और स्पेशली सारे मम्मी पापा, पहले बात तो सारे अर्जुनाज अपोलो के मम्मी पापा को मेरा नमस्कार, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये सोचती हूँ, मानती हूँ कि आपका बच्चा अगर ईमानदारी से पढ़ेगा तो बहुत आगे जाएगा, और आप लोगों का नाम रोशन करेगा, और आप लोगों को अपने डिसीजन पे फक्र होगा कि आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए इतना पैसा या खर्च किया, और बच्चे ने आपको रिजल्ट लाके दिया। ये प्रॉमिस करती हूँ मैं बच्चों की तरफ से, बच्चे जरूर मेहनत करेंगे, और आप लोगों के लिए ये मम्मी पापा को सुनाना है, ठीक है। तो ये माँ बाप के लिए मैं एक गाना स्पेशली सुनाना चाहती हूँ।
है ना, इतनी मेहनत करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं, हमें इतना सपोर्ट करते हैं यार, कभी कभी अनबन हो जाती है, कभी कभी सोच मैच नहीं कर पाती है, कभी कभी वो हमें नहीं समझते हैं, बट हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं, कभी कभी हम भी उनको नहीं समझते हैं, है ना। तो जनरेशन गैप है, वक्त के साथ साथ समझ जाते हैं, बट इंटेंशंस उनकी बेटा हमेशा सही होती है। घूम के हम हमेशा मम्मी पापा के पास आते हैं, किसी और के पास नहीं जाते, है ना। तो गाना याद नहीं है लिरिक्स मुझे, बट तो मैं लिरिक्स देख के थोड़ा सा गाती हूँ, ठीक है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला, कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला, इतने उपकार हैं क्या कहें, ये बताना ना आसान है, धरती पे रूप माँ बाप उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप, बहुत लो पिच है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये मेरी पिच है एक्चुअल में। तो जेन्युइनली धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। माँ बाप जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करता वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता बेटा, ये फैक्ट है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलती हूँ बेटा कि हमेशा मम्मी पापा जो बोल रहे हैं वो सही ही बोलते हैं। मेरी भी आर्ग्यूमेंट्स होती है अपने मम्मी पापा के साथ में, मेरी भी बेटा होती है कि मम्मी आप गलत बोल रहे हो यार, मम्मी ऐसे नहीं होता है, पापा आप गलत बोल रहे हो, ठीक है। वो कभी कभार बेटा क्लैश हो जाती है बातचीत, और हो जाता है यार, उन्होंने जो देखा है और आपने जो देखा है उसमें अंतर होता है। कभी कभार वो हो सकता है कि सही नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन इंटेंशंस हमेशा सही होते हैं, हमेशा याद रखो। और मैं जानती हूं सब ये बोलते हैं मैम सबके पेरेंट्स अलग होते हैं, सबके पेरेंट्स अलग होते हैं, लेकिन मोस्टली बेटा पेरेंट्स के इंटेंशंस हमेशा आपके लिए सही होते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखना, वो सपोले नहीं होते बेटा तुम्हारी तरह। चलो बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।